ये सर्कल में ऐसी घटनाएं आती है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे वश में होती है, जिनके ऊपर हम कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी घटनाएं इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है। उदाहरण के तौर पे आज आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज मैंने व्हाइट शर्ट पहना है, ये मेरा चॉइस है, मैं इसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरे पास और भी शर्ट्स है, ब्लू शर्ट है, ग्रे शर्ट है, स्ट्राइप वाला शर्ट है, चेक वाला शर्ट है, बट मैंने चुना कि मुझे व्हाइट शर्ट पहनना है। सो दिस इंसिडेंस कम्स अंडर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। वो सारी घटना है जिनको मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। आई कैन चॉइस व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। इसके बाद कुछ ऐसे भी घटनाएं होती है जो हमें अफेक्ट तो करती है, जरूर अफेक्ट करती है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जो आप देख रहे हैं आउटर सर्कल, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कल ऑफ कंसर्न। ये हमें अफेक्ट तो जरूर करती है, लेकिन हम इनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे वश में नहीं होते, हम किसी प्रकार से भी इसको ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। वो सारी घटनाएं आती है सर्कल ऑफ कंसर्न। उदाहरण के तौर पे हम ट्रैफिक जाम की बात करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, स्टकअप हो जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारी घटनाएं आप मुझे बता सकते हैं किस में आते हैं? एनीबडी कैन रिप्लाई इन चैट बॉक्स। कौन से सर्कल में? सर्कल ऑफ कंसर्न या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? कैन एनीबडी हेल्प मी टू आइडेंटिफाई दिस इंसिडेंस, ट्रैफिक जैम? दत्ताराम जी, वेरी गुड, सर्कल ऑफ कंसर्न। वेरी गुड सचिन सर, वेरी गुड हरिहरन सर। ये सारी घटनाएं आती है सर्कल ऑफ कंसर्न में। कुछ भी घटना घटे उसमें कुछ ना कुछ तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होगा और कुछ ना कुछ तो सर्कल ऑफ कंसर्न भी होगा ही होगा। ये दोनों सर्कल तो किसी भी घटना में होंगे ही। पहले हमने क्या डिसाइड किया, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। अभी हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी घटना में ये दोनों सर्कल होते ही है। एक घटना में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी होता है, उसी घटना में सर्कल ऑफ कंसर्न भी होता ही है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो किसी भी घटना में दोनों सर्कल तो होते ही है। अभी हम ट्रैफिक जाम का उदाहरण कंटिन्यू करते हैं। ये ट्रैफिक जाम तो मैंने नहीं क्रिएट किया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सर्कल ऑफ कंसर्न। मैंने तो नहीं क्रिएट किया ट्रैफिक जाम, ये तो हो गया रोड पे, लेकिन क्या इसमें कुछ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है? क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो हेल्प करेगा। ये ट्रैफिक जाम हो गया है, इसमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? इस घटना में, इस सिचुएशन में मेरे हाथ में कौन सी चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ? कैन एनीबडी हेल्प मी इन चैट बॉक्स by replying? Okay, listen to, very good, listen to music. Oh, leave early, we can leave early, very good. Anything else? और क्या कर सकते हैं हम इसमें? अच्छा, मोटिवेशनल म्यूजिक सुन सकते हैं गाड़ी में बैठ के। यस, वी कैन डू दैट, वी कैन बाईपास, वेरी गुड। ओके, चेंज रूट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमको समझ में आया कि अगर ट्रैफिक जाम होता है तो हमको उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, इरिटेट नहीं होना है, हमको उसमें क्या करना है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ढूंढना है, ताकि हम उससे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे सभी ने कहा कि अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, अल्टरनेट रूट चेक कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी निकल सकते हैं कि समझो, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस, हम लोग प्रोएक्टिव भी रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो एक बात तो समझ में आई आप सबको कि हर एक घटना में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी होगा ही होगा, चाहे घटना छोटी हो या चाहे घटना बड़ी हो। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है इसको हमको आइडेंटिफाई करना है। किसी भी घटना में हमको क्या करना है, ट्रैफिक जाम का तो एक छोटा उदाहरण ले लिया, लेकिन जीवन में कुछ भी घटना घटे हमको क्या करना है, उस घटना में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, हमें उसको इम्पोर्टेंस देना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। इम्पोर्टेंस देने से क्या होगा, हम उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे, उसको मजबूत कर पाएंगे सर्कल को। और जैसे हम लोग ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को मजबूत करते जाएंगे, ये क्या होगा, ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है
ये धीरे धीरे जो इनर सर्कल में छोटा सा एक सर्कल दिख रहा है वो धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा, बड़ा बड़ा होके ये क्या कर देगा, ये पूरा सर्कल ऑफ कंसर्न को ऑक्यूपाई कर देगा और एक दिन ये सर्कल ऑफ कंसर्न को गायब कर देगा, तो उसको वैनिश कर देगा। सर्कल ऑफ कंसर्न वहाँ पर से गायब हो जाएगा। तो क्या सर्कल ऑफ कंसर्न वहाँ से खत्म हो जाएगा? नहीं, सर्कल ऑफ कंसर्न तो वहीं पर रहेगा, लेकिन होगा क्या, वो हमें ट्रबल नहीं कर पाएगा, वो हमको पीड़ित नहीं कर पाएगा, वो हमको स्ट्रेस नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने क्या किया, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को इम्पोर्टेंस दिया और उसको बड़ा किया और उसको ज़्यादा मजबूत किया, जिसने सर्कल ऑफ कंसर्न को गायब कर दिया, सारी चिंताएं मिटा दी, उसको खत्म कर दिया। वो तो वहाँ रहेगा दोस्तों, लेकिन हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन अगर दोस्तों हमने सर्कल ऑफ कंसर्न को आइडेंटिफाई किया किसी भी घटना में, जीवन में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो घटनाओं को अगर हमने सर्कल ऑफ कंसर्न आइडेंटिफाई किया उसमें, तो क्या होगा, बाद में ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न है ये बढ़ते जाएगा और हमें छोटा कर जाएगा। ये तो अभी आउटर सर्कल में है, इसमें थोड़ा सा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस तो है ही है, लेकिन सर्कल ऑफ कंसर्न क्या करेगा, ये बढ़ते जाएगा और हमारा जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है इसको धीरे 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 श्रिंक करते जाएगा। श्रिंक करते 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 एक दिन इसको क्या करेगा, पूरा निगल जाएगा, इसको गायब कर देगा। और ये क्या करेगा, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को स्ट्रैंगुलेट करेगा। स्ट्रैंगुलेट का मतलब है गला घुटना बोलते हैं ना, उस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा और ये करके एक पॉइंट में ये हमको मैदान से सीधा बाहर फेंक देगा। यहाँ पर हम मैदान से बाहर निकल जाएंगे, हमारे वश में, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा, हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे दोस्तों, और ये हमको होना देना नहीं है। ये मैदान से बाहर फेंक देगा, हमको गेम से बाहर कर देगा। फिर हम लोग क्या फील करेंगे, बेचारा बेचारा सिचुएशन हो गया, हेल्पलेस फील करेंगे, अभी क्या करें, ये हमारे साथ ही हो गया है, अब इस सिचुएशन से हम बाहर ही नहीं निकल सकते। दिस काइंड ऑफ फीलिंग will come in our mind. This we don't have to do. तो हर एक सिचुएशन में के अंदर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इसमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। फॉर एग्जांपल IRD का कुछ पॉलिसी डिसीजन आ गया, कुछ रेगुलेटरी चेंजेस आ गए, गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी में कुछ चेंज आ गया, ये सब क्या है, ये सब है सर्कल ऑफ कंसर्न। हमें आइडेंटिफाई करना है, चलो ये तो मेरे बस में नहीं है, उससे हम लोग किसी और लेवल पे लड़ सकते हैं, बट राइट नाउ व्हाट इज इन माई कंट्रोल, व्हाट इज माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर हाँ हम आज वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो सर्कल ऑफ जो कंसर्न है, ओवरऑल ये जो पूरी चिंता है, ये पूरी चिंता मिट जाएगी, क्योंकि हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इतना बढ़ जाएगा कि व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन, दैट वी हैव टू डिसाइड इन दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो हमें डिसाइड करना है कि अभी मुझे क्या करना है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मेरा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, जो भी है, जो जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए, जो जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मुझे उसको आइडेंटिफाई करके क्या करना है, इंपॉर्टेंस देना है। इंपॉर्टेंस देने से क्या होगा, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, हमारा जो स्किल लेवल है, हमारे जो कैपेसिटी है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा और सर्कल ऑफ कंसर्न को गायब कर देगा। दोस्तों यही एक मार्ग है अपने आप को मोटिवेटेड रखने का और पॉजिटिव रखने का। ईच एंड एवरीथिंग वी कैन कंट्रोल बाय दिस स्लाइड, बाय दिस concept. So up to this, do you understand this concept? Any queries? Should we say? Yes, very good. Perception will change everything, right? Okay. I need your some kind of response in chat box so that I could know that we are on the same line and audio is okay and what I'm trying to tell you is convey to you. Okay, thank you very much. So let us move on to our next topic. चलो अभी कोविड-19 की बात करते हैं या लॉकडाउन की बात करते हैं। ये क्या है, कोई रिप्लाई करेगा चैट बॉक्स में?
व्हाट इज दिस सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? कोविड-19 या लॉकडाउन, क्या है ये? सर्कल ऑफ कंसर्न है या सर्कल ऑफ, वेरी गुड विकास जी, सर्कल ऑफ कंसर्न है। ये तो वायरस मैंने तो नहीं क्रिएट किया है, लॉकडाउन तो मैंने नहीं डाला है, सरकार ने ये हमारी भलाई के लिए किया है, हमारी सुरक्षा के लिए किया है। लॉकडाउन हो, ये फिर कोरोना वायरस हो, कोविड-19, ये जो एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, आई हैव नॉट क्रिएटेड दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल। सो अभी हमको ये देखना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है इसमें, what is in my control, what can I do in this situation। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को त्रस्त करके रखा है। बड़े बड़े देश इस समस्या से जूझ रहे हैं, काफ़ी हद तक उसको ध्वस्त करके रखा है एंड वेरी बैडली इफेक्ट भी किया है उसको। बैडली अफेक्टेड कंट्रीज बहुत सारे, हमारा देश भी है और बहुत सारे देश है वो जो ये समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ओके, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप सभी को मालूम है, ये जो ग्राफ जो है कोविड-19 का, ये स्टीपर होते जा रहा है, हमारे देश में भी, अन्य देश में भी। देखते हैं थोड़ा सा ग्राफिक व्यू में, ये जो ग्राफ है ये शुरू होता है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और जब ये बढ़ने को चालू हो जाता है इट गोज लाइक दिस, स्टीपर होते जाता है। करेक्ट, ये सभी हम लोग देख रहे हैं। अभी हम, हमारे कंट्रोल में क्या है, इस ग्राफ को फ्लैटन करना, इस ग्राफ को बढ़ने को नहीं देना है, इसको थोड़ा मार मार के इसको हमको क्या करना है, फ्लैट करना है। देन वी कैन विन वॉर अगेंस्ट दिस कोविड-19। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। We are not found any antidote or any vaccine till now. So right now what is in my hand to flatten this curve? उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार ने हमारे लिए बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, बराबर है, स्टे एट होम, नो पीपल ऑन द रोड, कर्फ्यू, देन कंप्लीट लॉकडाउन, नॉट पार्शियल लॉकडाउन। पार्शियल लॉकडाउन से नहीं होने वाले समस्या का हल, इसका हल एक ही है, कंप्लीट लॉकडाउन। ये सारा आएगा आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। ये हमारे कंट्रोल में है, यस और नो? कैन एनीबॉडी रिप्लाई? ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे एट होम, ओके, कर्फ्यू, कंप्लीट लॉकडाउन, यस, all these things are in my control, and with this only we can come out of this. There is no other way. Government has also told us now this is the only solution, stay at home, there is no other solution to this. तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में, हमको इसको करना है। जो हमारे हाथ में है, सरकार हमारे लिए काम कर रही है, बहुत सारे कम्युनिटी हमारे लिए काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है, वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। हमारी लड़ाई ये है कि हमको घर बैठ के इस लड़ाई का साथ देना है, ना कि बाहर जाके इस लड़ाई में उतरना है। हमारे सैनिक ये लड़ाई लड़ रहे, ऑफिशियल सैनिक, हमें बाहर नहीं उतरना है, हमें घर पे रह के इस लड़ाई को लड़ना है। दोस्तों, एक ऐसा युद्ध है जिसमें शत्रु से दूर रह के हम जीत सकते हैं, ना कि युद्ध में उतर के ये शत्रु को हम परास्त कर सकते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, ये शत्रु से दूर रहो, शत्रु अपने आप हार जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Somebody has used moving. Okay. दोस्तों, एक चीज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, we will certainly overcome this crisis, come out of this. There is no suspense in this news. ये न्यूज़ में कोई सस्पेंस है ही नहीं। एक ना एक दिन तो हम सब लोग इस लड़ाई को जीतने ही वाले हैं और इस क्राइसिस से बाहर आने वाले हैं। हम ये लड़ाई जीतने वाले हैं, हम सभी को विश्वास है, अपने ऊपर भी, हमारे देश के ऊपर भी, और जो सरकार ये जो लड़ाई लड़ रही है, सबके ऊपर हमको विश्वास है। ये क्राइसिस से हमको बाहर आना ही आना है, इसमें कोई सस्पेंस है ही नहीं। तो सस्पेंस किस बात का है? द सस्पेंस इज व्हेन, कब बाहर आएंगे, दैट इज द ओनली सस्पेंस। और तो कोई सस्पेंस है ही नहीं। एक ना एक दिन ये लड़ाई हम जीतने ही वाले हैं दोस्तों। तो ये सस्पेंस क्या है, इसमें से कब बाहर आएंगे? एक हफ्ता लगेगा,
2 हफ्ता लगेगा, 4 हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा, नहीं मालूम। ये सस्पेंस का आंसर हमारे पास नहीं है। तो अगर ये सस्पेंस है तो इसे सस्पेंस ही रहने दे, ये सवाल ही ना पूछे कि हम कब बाहर आएंगे। क्यों बोलता हूँ दोस्तों? क्योंकि इस सवाल का जवाब गारंटीड वे में आज कोई नहीं दे सकता है कि ये पेंडेमिक कब खत्म होगा। कुछ एक्सपर्ट है वो बहुत ही पेसिमिस्टिक तरीके से बोलते हैं, पेसिमिस्ट तरीके से बोल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट है बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। दोनों भी एक्सपर्ट है, दोनों का अपना अपना व्यू है, अपना हमारा खुद का भी एक व्यू है। बट नोबडी श्योर व्हेन वी आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। हम कब इस क्राइसिस से बाहर आएंगे? तो क्या करना है, इस सवाल को वैसे ही रहने दें। तो दोस्तों, व्हेन इज नॉट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। ये सवाल पूछना ही नहीं है, ये सवाल हमें पूछना ही नहीं है। भगवान को मालूम है, भगवान का जिसका उत्तर है तो भगवान पे ही छोड़ दे इसको, क्यों पूछना है? तो फिर क्या पूछा जाए? पूछना है तो ये पूछिए, हाउ टू ओवरकम दिस एंड व्हाट इज माय रोल। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से बाहर कैसे निकाला जाए, और इसमें मेरा रोल क्या है, व्हाट इज माय सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें मेरे वश में क्या है, मेरे वश में क्या है, व्हाट इज इन माई कंट्रोल, व्हाट एक्टिविटीज आई कैन डू। सो लेट अस टॉक ऑन दैट। अभी हमको क्या करना है? हमने तो पहले क्या देखा, 2 प्रकार के सर्कल होते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो घटनाएं आती है, वो चीज़ें आती है जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जिनके ऊपर मैं प्रभाव डाल सकता हूँ, जो मेरे वश में है। वो सारी घटनाएं, वो सारी चीज़ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है। और सर्कल ऑफ कंसर्न में वो घटनाएं आती है, वो चीज़ें आती है जो मुझे अफेक्ट करती है, कभी कभी बहुत बैडली अफेक्ट करती है, बट इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। आई कैन नॉट कंट्रोल दैट। मैं उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता हूँ। तो जिसके ऊपर मैं कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता हूँ, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, उसको वैसे ही रहने दें और लेट अस फोकस ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, व्हाट आई कैन कंट्रोल, व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन। तो लेट अस टॉक ऑन दैट। ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड अभी सभी लोग घर में बैठे हैं, व्हाट्सएप में बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, यू आर नॉट स्टक एट होम, यू आर सेफ एट होम। लेट्स चेंज द परसेप्शन, वी आर सेफ एट होम, वी आर नॉट स्टक, वी आर नॉट जेल्ड। हमको किसी ने बंद नहीं करके रखा है, हम लोग खुद घर पे बैठे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए हम खुद घर पे बैठे हैं। हमको किसी ने घर पे बैठा नहीं है। वी आर नॉट स्टक, वी आर सेफ इन आवर हाउस, इन आवर होम। सो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन, so let us talk. First is फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ संबंधित बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल कंडीशन में जब हम ये लॉकडाउन नहीं था, हम काम करते थे तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते थे, अरे समय नहीं मिलता है, काम में बिजी रहता हूँ, बहुत सारे एक्टिविटीज रहते हैं, एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। वो सब एक्सक्यूज तब निकल गए दोस्तों। नाउ यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। तो अभी हमको करना क्या है, हमको फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। नाउ इट इज गुड टाइम टू फोकस ऑन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम ये लॉकडाउन के बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं ना दोस्तों। जो चीज़ें पहले नहीं कर पाए लॉकडाउन के पीरियड में, तो चलो अभी उसी चीज़ को करते हैं। एक मौका मिला हमको ये सब चीज़ करने का, दुर्घटना से सही लेकिन मौका तो मिल गया, तो चलो अभी उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ है उसी प्रकार से मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए जो भी काम करना चाहिए अभी हम कर सकते हैं। वेरी गुड टाइम फॉर दैट। दोस्तों, आज हम लोग वेबिनार कर रहे हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन इससे पहले हमने बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस किए हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर से, बड़े बड़े ट्रेनर से, उनसे बहुत कुछ सीखा है। नाउ इट्स गुड टाइम टू नाउ रिवाइज दैट सेशंस, नाउ रिविजिट दैट सेशंस। वहाँ पर जो जो सीखा है क्या हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये क्या होता है, जो समय आगे के बढ़ता जाता है ना, तुम पीछे सीखा हुआ कुछ ना कुछ भूलते जाते हैं। तो नाउ इट इज़ टाइम टू रिवाइज दैट एंड स्ट्रेंथन दैट, और उसको और वो नॉलेज को हम थोड़ा और पक्का कर सकते हैं। इसी के साथ नोट कर सकते हैं, इट्स गुड टाइम टू इम्प्रूव मेंटल स्ट्रेंथ
जैसे आप सभी लोग जानते हैं यूनिट मीटिंग हमारे बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी है। तो यूनिट मीटिंग कैसे लिया जाए, उसके लिए कुछ फॉर्मेट करें, कुछ एजेंडा बनाएं, कुछ एक प्रकार का सिस्टम बनाएं। तो अभी प्लानिंग के साथ हम लोग ये यूनिट मीटिंग को आगे शेड्यूल कर सकते हैं आने वाले साल में। यूनिट मीटिंग के लिए हमको पीपीटी लगता है, तो पीपीटी कैसे बनाते हैं, इफेक्टिव वे में उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कुछ हम लोगों ने कुछ सेशंस किए, चलो अभी उसको रिवाइज करके उसको और कुछ पक्का करते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें हैं। स्पेशलाइज टॉपिक्स है, की मैन इंश्योरेंस है, HNI है, फिर पार्टनरशिप इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ों को हम लोग वापस रिगेन कर सकते हैं। दिस लर्निंग्स विल गिव अस कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज अवर मेंटल हेल्थ। कॉन्फिडेंस आएगा ना दोस्तों ये सब टॉपिक में, तो आप सोचो अपना मेंटल हेल्थ कितना स्ट्रांग हो जाएगा। रीड गुड बुक्स, गुड मोटिवेशनल वीडियोस, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस है, चलो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं जिससे हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। दोस्तों अभी ये रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है। हम रिलेशनशिप बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। एक कैटेगरी वाइज हम लोग देख लेते हैं कि ये रिलेशनशिप बिल्डिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसमें 4 पॉइंट आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले है डेटा माइनिंग। क्या हम अपने एजेंट को बोल सकते हैं कि एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ चलो अभी तो एक पूरा बुक बन जाएगा प्रोस्पेक्टिंग का। आप मानते हैं यस और नो? कर सकते हैं एजेंटों के साथ, हमारे खुद के लिए भी। यस और नो? यस, वेरी गुड। ऑलरेडी जो डेटाबेस है हमारे पास उसको भी थोड़ा स्ट्रेंथन करते हैं। डेटा माइनिंग मतलब अंदर ये हमारे पास ये वो माइनिंग करके उसको हमें बाहर निकालना है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस है कस्टमर का, प्रोस्पेक्ट का, अभी उसको क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। इस समय के साथ बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई है हमारी, लेकिन अभी हमें क्या करना है, उसको बाहर निकालना है, रिकलेक्ट करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पे हमारे पास हमारे कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ होता है, लेकिन क्या उसके स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास बर्थडे विश करने के लिए? ये अच्छा मौका है, कस्टमर को फ़ोन करो और बोलो सर मैं अपना डेटाबेस और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, एंड फॉर दैट आई वांट डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल योर फैमिली मेम्बर्स सो दैट आई कैन विश देम ऑन देयर बर्थडे। बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है, उसको अपडेट करो। उसकी क्या हॉबीज़ है हमारे कस्टमर की, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको कॉम्प्लीमेंट दो। ये सारी चीज़ें अभी बहुत सारे लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ डालते हैं। कोई कुकिंग का डालता है, कोई म्यूजिक का डाल रहा है, कोई और कुछ एक्टिविटी का, डांस का डाल रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे अभी बहुत सारे आप देख रहेंगे स्टेटस एंड पोस्ट। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारे हिडन टैलेंट हमारे कस्टमर के भी उभर के बाहर आ रहे हैं। तो क्या हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर उसी को पूछ सकते हैं सर आपकी स्पेशल हॉबीज क्या है? ये सब क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा रिलेशनशिप जो है ना वो और स्ट्रांग करेंगे, हमारा बॉन्ड और मजबूत करेंगे हमारे कस्टमर के साथ। देखिए हम लोग ये सब अपडेट करेंगे डेटाबेस, यस और नो? कस्टमर को जो डेटाबेस है क्या एजेंट को बोलेंगे यस और नो? यस, ये सारी चीज़ें हमको करनी है दोस्तों। ये हमारे रिलेशनशिप बॉन्डिंग और स्ट्रांग करने के लिए अच्छा मौका मिला है। थिंक पॉजिटिवली अबाउट दिस। बाहर जो हो रहा है उसको सब छोड़ दो, हम घर पे बैठ के अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। देखो अभी हम लोग वेबिनार ले रहे हैं, 1 महीने पहले किसी के दिमाग में भी था क्या हम लोग ये सब वेबिनार ले सकते हैं? इस प्रकार से ऑनलाइन नहीं था, लेकिन अभी देखो धीरे धीरे सब अभी इसको यूज टू होते जा रहे हैं और प्रोफिशिएंटली इसको हैंडल कर पा रहे हैं और डिलीवर कर पा रहे हैं। ये सुनो, तो ये डेटा माइनिंग का जॉब जो है ना हमारे लिए भी कर सकते हैं दोस्तों। हम हमारे कॉन्टैक्ट भी बहुत सारे छूट गए जिनको हम एजेंसी दे सकते थे, ठीक है नहीं? चलो अब उसको फिर से रिविजिट करते हैं, किसको हमने पहले कांटेक्ट किया था फिर हम उसको कांटेक्ट नहीं कर पाए, कुछ अड़चने आई है, तो ट्रेनिंग नहीं कर पाया या फिर एग्जाम पास नहीं हो पाया। चलो वो डेटा माइनिंग करते हैं, पूरा एक लिस्ट बनाते हैं हमारा भी प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट फॉर एजेंसी रिक्रूटमेंट। दोस्तों ये करेंगे हम लोग, यस और नो? यस, थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट,
सर्विसिंग। सर्विसिंग के माध्यम से हम लोग ये रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, टाइटल वेरिफिकेशन। हमारे जितने भी कस्टमर है, क्या उनके लिए उनको एक कॉल करके हम लोग टाइटल वेरीफाई कर सकते हैं? टाइटल मीन्स नॉमिनेशन। क्या पूछ सकते हैं कि क्या सर आपकी पॉलिसी पे नॉमिनेशन किया है? अगर किया है तो क्या अपडेटेड है? क्या जो ऑलरेडी बॉन्ड में लिखा है नॉमिनेशन, क्या वही है जो आप चाहते हैं, या उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं? क्या पूछ सकते हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका है ये सब डेटाबेस अपडेट करने का। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ डेटाबेस अपडेशन। ओके, जब पॉलिसी ली तभी वो अनमैरिड था, सिंगल था। अभी 8-10 साल में शादी हो गई है, 4-5 साल में शादी हो गई, वो हो सकता है कि वो नॉमिनेशन चेंज करना चाहता है। अनदर थिंग, नेफ्ट रजिस्ट्रेशन। सर आपका बैंक डिटेल रजिस्टर है एलआईसी के पास में, कल को अगर समझो कुछ एसबी क्लेम है, मनी बैक का क्लेम है, तुरंत उसी दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस प्रकार का आपने कुछ नेफ्ट रजिस्ट्रेशन किया है, लेटेस्ट अपडेटेड है या पुराना कंटिन्यू हो रहा है? सर क्या आपके पॉलिसी बॉन्ड में जो एड्रेस है, क्या ये वही एड्रेस है जहाँ पर आप अभी रहते हैं, या उसमें आप कुछ बदलाव चाहते हैं? ये सारी चीज़ें देखो, हम और एजेंट ये दोनों मिलके बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। घर बैठ के हम लोग जितना काम करना चाहें ना दोस्तों उतना कम है। बहुत सारी चीज़ें हम अभी, पहले हम क्या होता था हमारे से, एक काम का एनबी फ्रैंकली बोलता हूँ, और डेली वर्किंग रूटीन वर्क में ये सारी चीज़ें जो मेंटेनेंस की है ये हमसे छूट गई। अभी मेंटेनेंस वर्क हम लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। क्या करना है, सिर्फ एक फ़ोन तो करना है, और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है। सो विद दिस, डू यू फाइंड सर्विसिंग एक्टिविटी इज गुड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड? यस, माइनर टू मेजर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन बराबर है, नेक्स्ट आपका कटिंग हो रहा है, क्या यू नीड एनी अपडेशन दिस? वेरी गुड। देखो मैंने सिर्फ 2-3 पॉइंट बताए, आप लोगों को तो बहुत सारे पॉइंट्स बता रहे हैं। सो हम सब जानते हैं दोस्तों, लेकिन अभी हमको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको फोकस करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेटिंग कस्टमर्स। हमारे जो एजेंट थे उनके जो कस्टमर्स है, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, क्या बोल सकते हैं हमारे एजेंट को कि चलो भाई आप हर एक एजेंट 5-5 अपने कस्टमर को ऑनलाइन लेकर आओ, हम लोग का वेबिनार लेते हैं। जैसे अभी हम लोग ये वेबिनार ले रहे हैं, हम उनको बताएंगे, वेबिनार के जरिए उनको एजुकेट करेंगे। व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, बीटा क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, फाइनेंशियल पिरामिड क्या है, सीएनए क्या है, कैपिटल नीड एनालिसिस क्या है। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग इसका अच्छा प्रैक्टिस करेंगे घर पे बैठ के, तो हम लोग कस्टमर को भी इन्वॉल्व कर पाएंगे, एजेंट को भी इन्वॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों सोचो, 15 दिन अगर लगातार लोगों से बात करते रहेंगे, उनको, वो लोग हमको सुनते रहेंगे, तो उनको कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होता रहेगा, अपना रिलेशन कितना स्ट्रांग होगा। वैसे भी लोग खाली बैठे घर पे, उनको भी कुछ प्रकार का एक एंगेजमेंट चाहिए। यू नो दैट जब ये लॉकडाउन अनाउंस हो गया, तो हमारे मित्र रविंदर, शायद हमारे साथ भी है, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ कन्वर्सेशन किया था, तो वो शेयरिंग करता हूँ। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो पहला 8 दिन तो सब लोग पिकनिक मनाए, उसके बाद अपना हॉबीज डिस्कवर किए। 8 दिन जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, अभी थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन आ गया, उनके पास फिर कुछ काम नहीं, उनको भी कुछ बदलाव चाहिए, बहुत हो गया अभी सब चीज़। नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम देख के भी थक गए सब लोग, अभी उनके पास समय है। लेट देम एंगेज देम विद योरसेल्फ, आप उनके साथ एंगेज हो जाओ, उनको भी कुछ डिफरेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए। दे कैन हैव ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ। ओके फ्रेंड्स, क्या हम लोग ये करेंगे? यस और नो? वेरी गुड, थैंक यू चेतन सर। नेक्स्ट इज हेल्प, हेल्प पीपल। किसको? पॉलिसी होल्डर को हेल्प करना है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिल्डिंग की। पॉलिसी होल्डर को हेल्प करो, उनको ऑनलाइन सर्विस दो, ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी दो, उनसे नहीं हो रहा तो उनको गाइड करो, उनको हेल्प करो। प्रीमियम पेमेंट में हेल्प करेंगे तो उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, उनका पॉलिसी अपडेटेड रहेगा, लैप्स नहीं होगा,
कंटिन्यू होगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग बैठ के कर सकते हैं। You agree with me about relationship building? Thank you. Next is infrastructure development. It's good time to do that. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं हमारा मेन एक्टिविटी क्या होना चाहिए, रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स। तो ये रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स के लिए क्या हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है या कोई पर्टिकुलर सेल्स किट बनाया हमने रिक्रूटमेंट के संदर्भ से? समझो अलग अलग सेगमेंट में हमको अलग अलग टॉक करना पड़ता है रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे बिजनेसमैन के लिए एक अलग ये अलग सेगमेंट है, उनको उनके एजेंसी सेल करने डिफरेंट जॉब है, डिफरेंट स्पीच देना पड़ेगा, डिफरेंट स्क्रिप्ट हमको डेवलप करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयड होगा तो उसके लिए कुछ डिफरेंट है, हाउस वाइफ के लिए अलग है, एचएनएस के लिए अलग है, सीईओ के लिए अलग है, कोई सीए है उनके लिए अलग है। तो ये सब क्या हम लोग बना के रख सकते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग स्पीचेस अगर हम लोग रेडी रखेंगे तो जैसे लॉकडाउन ओपन हो जाएगा हम लोग तुरंत उसके ऊपर काम कर सकेंगे। सेकेंडली क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि जैसे क्या हम इस हमारा खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, क्या ऑलरेडी वेबसाइट है क्या उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आएंगी। हमारा जो सेकेंड लाइन है, हमारे जो असिस्टेंट है, दे आर अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको स्ट्रेंथन करो, उनको भी इन्वॉल्व करो अपने साथ ऑनलाइन, उनको कुछ ट्रेनिंग दो। फॉर एग्जाम्पल अंडर राइटिंग के बारे में उनको अगर हम लोग अभी ट्रेन करेंगे तो बाद में इसका फायदा हमको ही आएगा। दे विल बी ट्रेन एंड एक्सपर्ट इन अंडर राइटिंग। हमारी जो सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, ये सबको डेवलप करना हमारा काम है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ये सारी चीज़ें हमको करनी है। लाइकवाइज एजेंट से भी करवा के लेनी है, उनको बोले अपना ब्रोशर्स, प्रपोजल फॉर्म्स या फिर अभी जो सुटेबिलिटी फॉर्मेट है ये बैंक में अच्छी तरह से रखे, इन ऑर्डर रखे, प्रोस्पेक्टिंग बुक मेंटेन अच्छा करे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। ये सारी चीज़ें हमको करनी है। उनको भी बोले इस प्रकार के स्पीच तैयार करे, थोड़ा प्रैक्टिस करे, प्लान प्रेजेंटेशन का आपस में प्रैक्टिस करे, घर में उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाए। ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आएंगी। आगे बढ़ते पोस्ट क्राइसिस क्या करना है। चलो लॉकडाउन में तो हो गया, अभी लॉकडाउन के बाद क्या करना है, पोस्ट क्राइसिस क्या करना है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। वी मस्ट प्रोड्यूस मोर। यस दोस्तों, लॉकडाउन जैसे ही ओपन होगा ना हमको बहुत काम करना है, ऑर्डिनरी वे में नहीं, 4 गुना 5 गुना 400% इन मल्टीपल टाइम्स हमको ज़्यादा काम करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 साल में तो जितना छुट्टी लेना चाहिए था हमको उतना तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ऑलरेडी छुट्टी ले चुके हैं, ज़बरदस्ती सही, लेकिन एंजॉय तो किया हमने और छुट्टी तो ले लिया। अभी इसके बाद क्या करना है, हमको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा काम करना है, दिन रात काम करना है, एक क्षण के लिए भी हमको आराम नहीं करना है। ये क्यों करना है हमको, एक हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं कुछ फिगर लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ asset और वैल्यू ऑफ our income is right now 100। ओके, ये पहले हमारा वैल्यू था हमारा इनकम का या असेट का, और ड्यू टू दिस क्राइसिस, ड्यू टू दिस लॉकडाउन जो पेंडेमिक है, आज उसका वैल्यू हो गया है 80। तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज परसेंटेज ऑफ लॉस इन दिस सिचुएशन? मेरा कितना परसेंट लॉस हो गया? विकास जी 20, बता मैडम 20, वेरी गुड, 20% लॉस हो गया। वी एग्री टू दैट। ओके, तो अभी इसको फिर से मुझे 100 बनाना है, तो मुझे कितना परसेंटेज का ग्रोथ देना पड़ेगा दोस्तों? कितना परसेंटेज का? 25। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, एवरीबॉडी इज करेक्ट। तो दोस्तों अभी ये तो बात समझ में आ गई है कि 20% का लॉस कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे 20% ज़्यादा काम करके नहीं चलेगा, मुझे 25% काम करना पड़ेगा। जो लॉस हो गया उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो लेवल में काम करके नहीं चलेगा दोस्तों।
हमको ज्यादा काम करना है, दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रोड्यूस मोर। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया लॉकडाउन पीरियड, लेकिन जो मेरा वैल्यू ऑफ माई इनकम वॉज 100, इन नॉर्मल सिचुएशन इट शुड हैव बीन 20% नॉर्मल ग्रोथ में, इट शुड हैव बीन 120, 120 होना चाहिए था। तो अगर 120 होना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आज वो कहाँ पर आ गया है, 80 पे आ गया है। तो अभी 80 से मुझे 120 लेवल लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज ग्रोथ देना पड़ेगा? अजय जी 50%, वेरी गुड। शैलेश जी 35%, हाउ शैलेश जी? फ्रॉम 80 to 100, 80 to 120, वी हैव टू बी 50% ग्रोथ। 50% ज़्यादा काम, 50% ग्रोथ देना पड़ेगा, ये नॉर्मल काम करके नहीं चलेगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। तो समझ में आया सभी लोगों को ये प्रोड्यूस मोर क्यों करना है? क्योंकि ऑलरेडी तो नुकसान हो गया है, ऑलरेडी हमारा नुकसान हो गया है, अभी उसको रिस्टोर करना है। तो ये करेगा कौन? कौन करेगा ये? हम ही तो करेंगे, हमारे लिए कोई आके करने वाला नहीं है। हमें हमारे एजेंट के साथ मिलके ये काम करना है, टू प्रोड्यूस मोर। हम सब मिलके ये करेंगे। कहीं पर भी रिसेशन हो, थोड़ा सा डिप्रेशन हो, जो भी हो, हमको सब प्रोड्यूस तो करना ही करना है। क्यों करना है? अगर हम प्रोड्यूस मोर करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, तो हमारा स्थिति और मजबूत हो जाएगा, विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग and will recover our previous level. Do you agree with that? Hello, do you agree with me, everybody? We all together will do it. Thank you Dataram ji, thank you Vikas ji, Shailesh ji. Yes, we all can do this. We have got capacity to do this. जरा भी डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। एक बात तो समझ लो कि ये सब क्यों बोल रहा हूँ मैं। हम एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर वी आर पावर बैंक टू अवर एजेंट्स। एजेंट हमारे पास जब भी आता है ना दोस्तों, चार्जिंग के लिए आता है। अगर हम चार्ज रहेंगे तो उसमें चार्जिंग जाएगा, अगर हम लोग चार्ज नहीं रहेंगे ना तो उसमें वो चार्ज नहीं होगा काम करने के लिए। हम दोनों को मिलकर काम करना है, क्या हम करेंगे? यस, थैंक यू। What else we can do in this post crisis? Next is save more. बचत करना है, बचत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति तो हमको दिखा दिया कि हमें जो आदत पड़ गई थी खर्च करने की, जो लाइफस्टाइल की, उससे वो लाइफस्टाइल का 50%, 75% में तो हम आज मैनेज कर ही पा रहे, घर ठीक से चला ही पा रहे। वो तो हमको आदत पड़ गई थी उतना खर्च करने की, लेकिन इस सिचुएशन ने दिखा दिया वी कैन मैनेज within 50%, within 75%. That means we know we can save more. And when we save more, what we are doing, we can make our future more strong. Somebody is operating in between. Okay. Okay, let us continue. Somebody is drawing line in between. Can anybody remove this? Okay, let us continue. So हम किस पे थे? Save more. When we save more, we can make our future more stronger. Save everything, not only money, water, rations, electricity, everything. जो भी हमको सेव कर सकते हैं हमको सेव करना चाहिए. And if we save more, our personal economy will become stronger. It will improve. हमारा पर्सनल इकोनॉमी, हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर हम लोग सोचो, अगर हम लोग ने लोगों को एनकरेज किया सेविंग करने के लिए, ऑल द पीपल इन द सोसाइटी, ऑल द पीपल इन द कंट्री अगर सेव मोर करेंगे तो सोचो समाज की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी और हमारा देश भी मजबूत हो जाएगा। डू यू एग्री विद मी? इफ एवरीबॉडी सेव मोर, क्या हमारा देश और हमारा समाज मजबूत नहीं होगा? जरूर होगा, और हम उसको करेंगे। सो लेट अस एनकरेज पीपल टू सेव मोर। दोस्तों ये स्थिति में एक बात तो श्योर है, हम सभी को पता चल गया है एंड एवरीबॉडी एडमिट कि ये स्थिति आने से पहले
ज़्यादा कमा के रखा होता तो अच्छा होता, और ज़्यादा इंश्योरेंस लेके रखा होता तो अच्छा होता। तो ये सेम चीज़ हमको क्या करना है, हमारे कस्टमर को भी एजुकेट करना है, उनके पास जाके आफ्टर ऑफकोर्स आफ्टर लॉकडाउन पीरियड हमको ये उनको समझाना है। व्हाट इज नेक्स्ट? ओबे मोर। कानून का पालन करना है। हमें जो भी सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आते, जो भी कानून आते, वो सभी का पालन करना है। और ये पालन कैसे होना चाहिए? वॉलंटरी होना चाहिए, ना कि मुझे कोई पनिशमेंट होगा, ना कि मुझे कोई फाइन होगा, इस वजह से नहीं हमको करना है कानून का पालन। ये वॉलंटरी होना चाहिए। हम बहुत सारी अच्छी और बड़ी चीज़ों के हकदार हैं अगर हम कानून का पालन करेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी हमारे देश में जो स्थिति है कोविड की वजह से, ये थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। अभी भी है, बेहतर है, हम लोग अच्छी पोजीशन में है और देशों के मुकाबले में, लेकिन और भी कुछ अच्छी हो सकती थी इफ ऑल द पीपल इन द कंट्री हैव फॉलोड द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, गिवन बाय द सिविक बॉडीज, गिवन बाय द पुलिस। अगर हम लोग सभी इस चीज़ को ओबे करते तो ये स्थिति और भी बेहतर हो सकती थी। तो हमको क्या करना है? कानून का पालन करना है, लेकिन हम लोग वो करते नहीं है। सरप्राइजिंगली देखो, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ के सभी नियमों का पालन करते हैं, सभी ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फाइन बहुत हेवी है, पेनल्टीज है। हम लोग वहाँ तो सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे देश में जब हम रिटर्न आते हैं इमीडिएटली वो सबका पालन करना हम छोड़ देते हैं। तो अभी दोस्तों, अभी से क्या करना है? लॉकडाउन के बाद करना है, पोस्ट क्राइसिस हमको क्या करना है? ओबे मोर। करेंगे दोस्तों? यस और नो? थैंक यू। नेक्स्ट इज हेल्प मोर। जितना हो सके लोगों की मदद करो दोस्तों, जितना हो सके करो। मॉनेटरी हो, फिजिकल हो, कुछ मेंटल कंफर्ट देना हो, वो दो। दोस्तों, आज हम लोग घर पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, स्वस्थ बैठे हैं, क्योंकि कुछ कम्युनिटी है जो हमारे लिए बाहर काम कर रही है, अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रही है। जैसे कि मेडिकल फ्रेटर्निटी है, पुलिस प्रशासन है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके ऑफिशियल्स है, सिविक बॉडी के ऑफिशियल्स है, लोग दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। सोचो, ये कम्युनिटी नहीं रहेंगी तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो अगर हम हमारे जीवन में इनका इतना बड़ा योगदान है, तो सोचो क्या हम कुछ थोड़ा ना, छोटा ना सही, बड़ा ना सही, कुछ ना कुछ छोटा तो योगदान कर ही सकते हैं। तो हेल्प मोर आफ्टर पोस्ट क्राइसिस। जो भी नीडी है अपनी तरफ से, आपको जो भी हेल्प कर सकते हैं, आपके कैपेसिटी में जो भी हेल्प कर सकते हैं, आपको हेल्प करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा अभी तक का सेशन? कैन यू रिप्लाई मी so that we can move on to our next topic? Thank you. Thank you very much. थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। चलो, अभी थोड़ा हम लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारे दोनों मुंबई एंड ठाणे डिवीजन लीडरशिप ने इन्फॉर्म किया आपको, दिस विल बी अ वेरी गुड एजुकेटिव सेमिनार, विल इम्प्रूव योर नॉलेज। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये क्राइसिस के पहले कुछ महीनों तक बहुत सारी न्यूज़ मीडिया में आ रही थी LIC के बारे में। आमतौर पे थोड़ी नेगेटिव थी बहुत सारे लेवल पे। फॉर एग्जांपल, LIC का NPA बढ़ गया है, LIC का इक्विटी में इतना 1000 करोड़ का नुकसान हो गया है, IDBI में इन्वेस्टमेंट हो गया है, दैट इज़ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट। बहुत सारा चीज़ें कि LIC की आर्थिक परिस्थिति अभी ठीक नहीं है एंड ऑल दैट। तो सो टू काउंटर दैट ऑल दिस थिंग्स, वी नीड टू नो समथिंग अबाउट आवर कंपनी। हमारी जो कंपनी है उसकी क्या जानकारी हमें, उसके क्या फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास है, जो हम लोग कस्टमर के सामने, पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, कैसे उनको एजुकेट कर सकते हैं। सो वी सिलेक्टेड दिस टॉपिक, मुंबई डिवीजन 3 एंड ठाणे डिवीजन, लेट अस एजुकेट our डेवलपमेंट ऑफिसर एंड एजेंट्स। ये टॉपिक हमने इसलिए सिलेक्ट किया है, दिस इज माय पर्सनल बिलीफ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ
ऑल दिस थिंग्स अबाउट LIC सभी को, ऑल डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ऑल एजेंट्स, ये सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए. ईच एंड एवरी डेवलपमेंट ऑफिसर, ईच एंड एवरी एजेंट should know all these things. What is solvency ratio? How surplus is declared? How is bonus is declared? ये सब कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसका कैलकुलेशन क्या है. देखो क्या होता है कि हम सब बोलते हैं कि LIC गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन कब तक ये बोलते रहेंगे, उसके बैकिंग के लिए हमारे पास कोई डेटाबेस होना भी बहुत ज़रूरी है. उसके आधार पर अगर हम बोलेंगे ना तो हम कन्विंसिंगली ये सब प्रेजेंट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाएंगे. दोस्तों एक बात तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मोटिवेशन से आने वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो थोड़े दिन तक रहता है, फिर धीरे धीरे वो निकल जाता है. लेकिन नॉलेज के साथ जो कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज के बलबूते के ऊपर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, हमेशा रहेगा, उससे आपको कोई छीन नहीं सकता है, और आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. तो लेट अस लर्न दिस टॉपिक, सॉल्वेंसी रेशियो. आर यू विथ मी ऑल? Shall we start? Thank you. Okay. बीच में जो लाइंस है, ऑल पार्टिसिपेंट्स, बीच में जो भी लाइंस है ना उसको थोड़ा इग्नोर करो आप. हाँ, तो पता नहीं किस पार्टिसिपेंट ने किया. आई विल अगेन ड्रॉ माई लाइंस. ओके. सो जहाँ पर मैं अंडरलाइन करूँ उसी को आपको फोकस करना है. ये जो येलो एंड ब्लू लाइंस, ग्रीन लाइंस है, उसको इग्नोर करिए. आई विल ऑपरेट ऑन रेड लाइन. ओके. सो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एक लाइफ फंड होता है. सो लाइफ फंड जो है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिसी होल्डर्स फंड. हमारे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में दो प्रकार के फंड होते हैं, एक शेयर होल्डर्स फंड और एक पॉलिसी होल्डर्स फंड. अभी हम जानकर लेते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो कहाँ से आता है. सो फर्स्ट लाइन इज अवेलेबल असेट्स इन द पॉलिसी होल्डर फंड. दिस इज 28,47,941 crore. ये हमारा क्या है, ये पॉलिसी होल्डर्स फंड का टोटल है. ये हमारा लाइफ फंड है, आप सभी जानते हैं. ओके. तो LIC क्या करेगी, इसका एक मैथमेटिकल रिजर्व होता है. मैथमेटिकल रिजर्व जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ध्यान से देखो. अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, आप अपना राइटिंग पैड या फिर नोटबुक लेके बैठिए और लिख के रखिए. वी विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके. 15-20 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी वहाँ पर आंसर हो जाएगी. से मैथमेटिकल रिजर्व ये है क्या. तो व्हाट LIC डज, whatever liabilities that will arise from policy holders fund, ये जो पॉलिसी होल्डर फंड है, इसमें जो भी लाइबिलिटी फ्यूचर में राइज होगी, उसका एक मिनिमम लेवल पे कितना पे आउट होना चाहिए, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दैट इज कॉल्ड एज ए मैथमेटिकल रिजर्व. वो 27 lakhs ये साइड में निकाल के रखेगी. 28 lakhs क्रोस में से 27 lakhs क्रोस इसको साइड में निकाल के रखेंगे. ओके. गेटिंग माय पॉइंट. ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर फंड में कितना है, 28 लाख करोड़ तो है. तो अकॉर्डिंग टू LIC, all the calculations made for all the future liabilities at certain amount should be kept at reserve. ये क्यों होना चाहिए? That should be enough to meet all the future liabilities. जितना भी फ्यूचर लाइबिलिटी आएगा उसको पे करने के लिए हम इसको मैथमेटिकल रिजर्व के तौर पे इसको साइड में निकाल के रखेंगे. इसके अलावा भी कुछ छोटा मोटा लाइबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड अदर लाइबिलिटीज. वो है 149.36 crore. अभी हम क्या करेंगे, ये 28 लाख जो पॉलिसी होल्डर्स फंड है, इसमें से ये मैथमेटिकल रिजर्व माइनस करेंगे, इसमें से ये 149 अदर लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेगा ये 1,41,662 crore. तो ये क्या है, एक्सेस इन पॉलिसी होल्डर्स फंड. इसका मतलब ये है कि हमारे पॉलिसी होल्डर फंड में ऑलरेडी 1,41,662 एक्स्ट्रा पड़ा ही है. पूरा लायबिलिटी पे आउट करने के बाद भी हमारे पास इतना फंड मौजूद है.
You getting my point? Yes or no? यहाँ तक क्लियर है? Yes? Yeah, PPT will receive tomorrow. Let us concentrate right now on this slide. Okay? तो हमारे पास ऑलरेडी लाइफ फंड में 1,41,000 करोड़ एक्सेस पड़ा है. हमको और किसी से लाइबिलिटी पे करने के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं है. जैसे हमने देखा, शुरू में डिस्कस किया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दो प्रकार के फंड होते हैं, पॉलिसी होल्डर फंड, सेकेंड इज शेयर होल्डर फंड. तो शेयर होल्डर फंड में कितना पड़ा है? 100 करोड़. उनका कुछ लाइबिलिटी है क्या शेयर होल्डर फंडिंग में? 0. तो एक्सेस इन शेयर होल्डर फंड कितना है? 100. सो अब हम क्या करेंगे? एक्सेस इन पॉलिसी होल्डर फंड 1,41,000 करोड़, दिस फिगर एंड दिस फिगर 100 करोड़ शेयर होल्डर फंड का. ये सब, ये दोनों का टोटल करके हमारा आएगा टोटल अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन. टोटल ASM 4 + 7 इज 4 + 7. ये आएगा हमारा टोटल अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन. ये हमारा सॉल्वेंसी मार्जिन हमारे पास ही है. ओके, तो नाउ व्हाट IRD विल डू? IRD will guide us about just a minute please. IRD हमको गाइडलाइन देगा. क्या गाइडलाइन देगा? हाउ टू अराइव एट रिस्क रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन. IRD हमको बताएगा कि तुम्हारा रिस्क रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन कितना है, उसका एक कैलकुलेशन देगा और हमें प्रेजेंट करो कि सॉल्वेंसी मार्जिन कितना होना चाहिए. ये रिस्क रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन क्या है? एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेंगे रिस्क रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन का. आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए, एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम समझने के लिए. ये रिस्क रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन क्या है? उदाहरण के तौर पे सब लोग स्क्रीन पर देखिए, 1 लाख का एंडोमेंट पॉलिसी अगर कोई खरीदता है तो उसके लिए 5,000 रुपीज का प्रीमियम पेमेंट करता है. गेटिंग माय पॉइंट? 1 लाख का एंडोमेंट के लिए 5,000 का प्रीमियम आया. अभी LIC क्या करती है? ये 5,000 का प्रीमियम में से LIC को 3,000 रुपीज खर्चा हो जाता है, एक्सपेंसेस हो जाता है. तो दोस्तों बचा कितना? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ मच इज बैलेंस विद LIC? 2,000 रुपीज. वेरी गुड. तो ये 2,000 रुपया किसके पास है? LIC के पास है. तो इसका मतलब ये हो गया कि 5,000 रुपये प्रीमियम लिया और 3,000 रुपये खर्चा किया, तो 2,000 रुपये का असेट ये पॉलिसी के अंदर ही अंदर है जो LIC इन्वेस्ट करती है. ध्यान में आ रहा है? 1 लाख का एंडोमेंट पॉलिसी, 5,000 रुपीज प्रीमियम, 3,000 स्पेंड, बैलेंस इज 2,000 एज असेट इन्वेस्टेड बाय LIC. ये असेट पॉलिसी के अंदर ही अंदर है जो LIC इन्वेस्ट किया. नाउ व्हाट LIC विल डू? दिस 1 लाख माइनस दिस 2,000 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 लाख माइनस 2,000 विल कम टू 98,000. तो ये 98,000 जो है ना, ये लायबिलिटी है LIC का. दैट इज रिस्क रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन. दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. ये कैलकुलेशन ईच एंड एवरी पॉलिसी के लिए LIC करेगी और फिगर आएगा दिस मच, 88,735 crore. Yes, 88,735 crores. This is RSM, required solvency margin. Okay, everybody got this? Yes or no? Let me know. Okay, very good.
तो ये आ गया हमारा रिस्क रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन। आईडी ने कितना बोला है, 88,000 होना चाहिए तुम्हारे पास। हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 1,41,000 करोड़ ऑलरेडी हमारे पास है। दैट मीन्स हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन का 1.6 टाइम्स है। ध्यान में आ रहा है दोस्तों? आई विल undo all these things, the screen will be clear. So everything is over now. Okay. So दोस्तों आईडी ने बताया कि आपके पास रिस्क सॉल्वेंसी मार्जिन होना चाहिए 88,000। हमारे पास ऑलरेडी 1,41,000 एक्सेस ऐसे ही पड़ा है जो कि 1.6 टाइम्स है। इतना तो हम लोग ऑलरेडी मेंटेन कर ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिसी होल्डर का फंड का जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी मनी इज प्रोटेक्टेड। ऑलरेडी हमने सब प्रोविजन करके हमारे पास एक्सेस इतना पड़ा है, तो किसी को, ना आपको, ना हमारे एजेंट को, ना हमारे पॉलिसी होल्डर को इस बात की सेफ्टी ऑफ मनी विद LIC इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेक इट फ्रॉम मी, ये प्रोटेक्टेड ही है, ये सब रिजर्व में डाल के रखा है, हमारा पैसा तो सुरक्षित है। दोस्तों पहले तो हमने सॉल्वेंसी का मतलब जानेंगे। व्हाट इज दिस सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी का टेक्निकल मीनिंग है एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटीज टू पे द डेब्ट्स। व्हाट? एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज टू पे द डेब्ट्स। इसका मतलब है जो भी डेब्ट्स है वो पे करने के लिए मेरे पास कितना असेट है। अगर वो एक्सेस इन लायबिलिटी है तो आई एम सॉल्वेंट। इफ इट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ लायबिलिटी देन आई एम इंसॉल्वेंट। तो जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं हमारे पास 1,41,000 करोड़ एक्सेस पड़ा है, फ्यूचर लायबिलिटी देने के बाद भी पड़ा है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी ऑफ मनी विद LIC। इट इज सेफ इन अ लॉकर, डोंट वरी अबाउट दैट। यू एग्री विथ मी? थैंक यू। So let us move on to our next topic. ये कॉन्फिडेंस आपको एजेंट को पहले देना है। एजेंट घूम रहा है मार्केट में, एजेंट कस्टमर को देगा। देखो अगर हम लोग कन्विंस रहेंगे तो कन्विक्शन हमारे एजेंट के पास जाने वाला है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सॉल्वेंसी रेशियो टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये मैं बोलता हूँ हमको समझना ही है। अगर हमको आगे अच्छा काम करना है, कॉन्फिडेंटली काम करना है, तो ये सीखना ही है हमको। भले कितना डिफिकल्ट हो, कितना टेक्निकल हो, ये तो सीखना ही है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। LIC solvency reserve would be by now over 1 lakh crore। ये जो है सॉल्वेंसी रिजर्व, ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड देखा ना, 1,41,662, ये जो एक्सेस है, आउट ऑफ दिस ओनली हमने क्या किया है, 1 लाख करोड़ रिजर्व में डाल के रखा है। रिजर्व का मतलब समझते हैं दोस्तों? ये हम लोगों ने लॉक किया है, इसको कोई निकाल नहीं सकते, ये तिजोरी में बंद है। हम लोग बोलते हैं ना ईयर मार्क करके रखना, वैसे हमने इसको क्या किया है, लॉक करके रखा है, इसको कोई टच नहीं कर पाएगा। ये LIC ने ऑलरेडी करके रखा है। ये 1 लाख करोड़ ये ऑलरेडी लॉक हो गया। इसके बारे में अभी किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पॉलिसी होल्डर का पैसे का क्या होगा, उसको रिटर्न मिलेगा कि नहीं, बोनस कम होगा, रिटर्न अच्छा नहीं आएगा, जो भरा है इस कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसके बारे में अगर और डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि व्हाई दे शुड नॉट वरी अबाउट देयर रिटर्न्स। सॉल्वेंसी मार्जिन क्यों चाहिए? High solvency margin is required at all. It is required to take care of a 5% fall in the yield on investment and a 12.5% increase in claim experience. This is why solvency margin is required. आप समझ रहे हैं? Okay, I will repeat again. Why solvency margin is required at all? It is required to take care of a 5% fall
in the yield on investment and a 12.5% increase in claim experience. फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ, 5% फॉल इन द यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि हम लोग जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कुछ अजम्पशंस होता है कि इसमें 6% रिटर्न आएगा, एलएससी के इन्वेस्टमेंट पे 7% आएगा, 9% आएगा, 4% आएगा, जो भी आएगा, अगर उसमें कुछ गिरावट आती है तो सॉल्वेंसी मार्जिन का जो एक्सेस फंड है दैट शुड बी सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? हेलो? ओके. देन 12.5% इंक्रीज इन क्लेम एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जो हम लोग ने एक्सपेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 1000 पीपल 4 क्लेम विल कम, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है. लेकिन समझो ऐसे कुछ घटना घट गई, जैसे अभी हम देख रहे कोरोना वायरस, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं, सुनामी आ गया है, अर्थक्वेक हो गया है ना, बाढ़ आ गई है, वॉरलाइक सिचुएशन हो गया है. तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्लेम बढ़ जाता है. तो अगर समझो 4 का 6 हो गया तो वी शुड हैव दैट मच फंड विथ अस टू टेक केयर ऑफ दैट क्लेम ऑल्सो. वी शुड नॉट रिजेक्ट एनी क्लेम. हम लोग कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं करते. आपने देखा होगा हम लोग एडवर्टाइज करते हैं कि ऐसे भी कैलेमिटी आए तो आप क्लेम सबमिट करो, वी आर देयर फॉर यू टू सेटल द क्लेम्स, वी आर देयर. और हम लोग कर भी रहे, बराबर है, हम लोग कर भी रहे. हम लोग बहुत सारे पोस्ट भी डालते हैं इस बारे में, हम लोग वो सब चीज कर रहे हैं. तो ये सॉल्वेंसी मार्जिन विल टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ दिस. Okay. So now we'll come to know how do we estimate the liability of life insurance policies. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों. ये each and every मार्केटिंग पर्सन को फॉर सेलिंग, फॉर कैनवसिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कुछ सिचुएशन आता है तो लोगों के मन में सवाल आते हैं, फिर वो एजेंट को पूछता है, एजेंट को डेवलपमेंट ऑफिसर को पूछते हैं, सर अभी इतना पेंडेमिक आ गया है या फिर जो भी होगा आ गया है तो एलआईसी का बोनस का क्या होगा, रिटर्न आएगा क्या, एंड ऑल दैट थिंग्स. तो अभी हमको ये जानना है कि हाउ एलआईसी एस्टिमेट द लायबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो हम लोग ने देखा था ना वो मैथमेटिकल रिजर्व्स एंड ऑल दैट, वो कैसे कैलकुलेट करें, उसका बेसिस क्या होता है, विल कम टू नो विद दिस स्लाइड. तो सबसे पहले है मॉर्टेलिटी. व्हाट मॉर्टेलिटी विल कम इन फ्यूचर, वो हम लोग पहले से उसका एक एस्टिमेट करके रखते हैं. जैसे कि हमने जाना कि 1000 में 4 क्लेम आएंगे, 5 क्लेम आएंगे, वो हम लोग एस्टिमेट करके रखते हैं. व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दैट. देन डिस्काउंटिंग फैक्टर, दैट इज यील्ड ऑन फंड. हाउ मच फ्यूचर इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू जनरेट, हाउ मच फ्यूचर इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्काउंटिंग फैक्टर. उसका भी एक अजम्पशन है कि हम लोग इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इतना परसेंटेज रिटर्न हम उसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. थर्ड वन इज expenses, how much expenses we are going to incur in future on that particular policy, उसका भी कैलकुलेशन करते हैं. Now comes the very important factor, that is called as a discretionary benefits. डिस्क्रिशनरी का मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल. अगर लगा मुझे देना है तो मैं दूंगा, अगर if I don't feel feasible to give this benefit, I cannot give. For example, sum assured is guaranteed, accrued bonus तो देना ही है, but future bonuses जैसे हम पॉलिसी बोर्ड में देखते हैं कि बोनस इफ एनी, लॉयल्टी इफ एनी, बराबर है. तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स. तो इसमें क्या है बताने लायक. assumptions made on the likely rates of bonuses to be added. लाइकली रेट्स ऑफ बोनस, लाइकली मतलब कितना दे सकते हैं. नेक्स्ट लाइन लिखा है, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं. LIC of India was the first life insurance company to introduce value discretionary benefits in the statutory valuation. LIC पहली कंपनी है जिसने ये इंट्रोड्यूस किया वैल्यू ऑफ डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स. मतलब जो डिस्क्रिशनरी है, एस ग्रेशिया जो बोलते हैं ना हम लोग, एस ग्रेशिया बोनस एंड ऑल दैट, उसको स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन में ले लिया है. ये लायबिलिटी बुक करके रखा है कि ऑलरेडी फ्यूचर बोनसेस क्या देना है, ये जो जरूरत नहीं है. आगे जब बोनस डिक्लेयर होगा, जैसे मार्केट एक्सपीरियंस आएगा वो हिसाब से बोनस देना है लीगली. डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स क्या है,
बोलता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, अगर आपको बोनस जनरेट कर पाएंगे तो आपको देना है, बट एलआईसी ऐसा नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है, ये डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स को स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन में इंक्लूड कर रही है एंड सेटअप अ हेल्दी कन्वेंशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी से नहीं, कल से नहीं, जब से एलआईसी फॉर्म हो गई है तभी से, that the rates of bonus likely to be declared in future will be at the current level of bonus। अभी जो बोनस का रेट है, आज की तारीख का जो बोनस रेट है, वो जो पॉलिसी निकाल रहा है वही फ्यूचर अगर मिलना चाहिए तो मुझे कितना रिजर्व रखना पड़ेगा, मेरा लाइबिलिटी कितना होगा, ये आज से मैंने स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन ने एलआईसी ने लेके रखा है। तो आई थिंक वी शुड गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एलआईसी for introducing this practice and continuing from the inception, right from the inception ये continue कर रहे हैं प्रैक्टिस को। ये जोरदार ताली होनी चाहिए एलआईसी के लिए। ये कोई कंपनी नहीं कर रही है, बिकॉज लीगली इट इज डिस्क्रिशनरी। ओके, तो बोनस के बारे में चिंता करने की जरूरत है अभी हमको, हमारे पॉलिसी होल्डर को कोई चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। बोनस तो मिलने वाला है सभी को, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका एस्टिमेशन हो गया है। नेक्स्ट इज मैड, दैट इज मार्जिन फॉर एडवर्स डेविएशन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले साइड में देखा, 5% फॉल, 10% फॉल, इंक्रीज इन क्लेम एक्सपीरियंस अगर आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिन फॉर एडवर्स डेविएशन। मतलब मैंने जो सोचा है उसके कुछ विचित्र सिचुएशन क्रिएट हो गई है और अलग रिजल्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड एज अ डेविएशन। जो एक्सपेक्ट किया उससे अलग कुछ रिजल्ट आया। तो दोस्तों, अगर ये सब एस्टिमेट एलआईसी अपना लायबिलिटी का एस्टिमेशन करके स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन में ले रही है, क्या हमें कोई रिटर्न्स के बारे में, सेफ्टी ऑफ मनी के बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत है क्या? मुझे तो लगता है दोस्तों इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आवर मनी इज इन सेफ हैंड, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कितना बोनस मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। So I will undo this, all these things to clear the screen. Everybody got my point? What I am trying to convey you, right? Yes or no? Thank you very much. Yeah, I will send you the slides. Tomorrow I will send you the slides. Okay. Let's move on because we are very short of time as we started a little bit late. Okay. Classification of investment of non-liquid fund. चलो, ये पैसा भी कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, वहां पर सेफ है कि नहीं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दिस इज द लेटेस्ट फिगर्स। सबसे पहले देखिए, somebody is drawing some lines in between. Praveen, can you check? Because I'm not able to erase all these things. It's disturbing the screen. Okay, let's move on. हॅलो सर, हाँ प्रवीण, एक काम करा, शेअरिंग स्टॉप करा आणि परत रिझ्यूम करा, कारण सगळ्या लाईन जातील. ओके ठीक आहे, थँक्यू. येस, स्टॉप करू ना? शेअरिंग स्टॉप झालं करायला का? चालू करा. ओके, येस. परत चालू करा. अगेन. Okay, great. Thank you, Praveen, very much. I was getting late, disturbed because of that. Okay, so anybody आली आहे का माझ्याकडे? अजून नाही आली. आले की सांग मला आणि मग म्यूट होतो. हा, येस, अजून स्क्रीन नाही आली. मला तुमच्या सगळ्या फाईल दिसत आहेत पण तुमची मेन स्क्रीन दिसत नाही. ट्राय करा परत एकदा. येस, आता वेलकम आलं. आले. आली. ग्रेट. ओके, चालू. ओके, थँक्यू. Yes. Yes. Okay, so let us continue. So this is classification of investments
of non-linked fund up to 31st March 2019. Let us see the first line, government securities. Can you tell me what is the percentage of this of total investment? Yes, it is 66.14% as compared to previous year. We have up our investment. Last year कितना था? 65% था, and this year it is 66%. तो हमने क्या किया? हमने हमारा जो एक्सपोजर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स में ये बढ़ा दिया. ओके, so what we have done, we have up this investment. ओके, हाँ, हमने क्या किया? प्रीवियस ईयर से अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का शेयर बढ़ा दिया. एट द सेम टाइम if you see our investment in equity, this line, it is now 16.60%. Previous year it was 18.26%. That means हम लोगों ने क्या किया? हमारा इक्विटी का एक्सपोजर कम कर दिया. So this proves that we are actively managing our fund. हम लोग एक्टिवली ये फंड को मैनेज कर रहे हैं, साइलेंटली नहीं कर रहे, वेरी एक्टिवली कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं. जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि राइट नाउ स्टॉक मार्केट कितना वॉलेटाइल हो गया है. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्लेइंग अपोजिट व्हाट पब्लिक इज डूइंग. वी आर प्लेइंग सेम गेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन. जो पब्लिक कर रहे हैं बिल्कुल उसका हम लोग अपोजिट करते जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं कि लास्ट एक साल से मार्केट बहुत हॉट है एंड बहुत वॉलेटाइल है. तो पी लेवल, आप अगर सब लोग कुछ टेक्निकल जानते होंगे तो पी लेवल बहुत बढ़ गया था, मार्केट बहुत हॉट हो गया था. ऐसे सिचुएशन में हम लोग ने क्या किया? हमारा इक्विटी एक्सपोजर कम कर दिया, बेच दिया. और हमने बेचा तो पब्लिक ने और कुछ इंस्टीट्यूशन ने उसको क्या किया? खरीदी किया. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जब मार्केट बहुत हॉट हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है, तो हमें महंगे दाम में उसको बेच देते हैं. और जब मार्केट नीचे आता है तो हम लोग उसको सस्ते दाम में उसको खरीदते हैं. तो हम लोग ने अच्छा किया क्या बुरा किया दोस्तों? इफ वी कंसिडर करंट मार्केट सिचुएशन, हमने क्या किया? अच्छा काम किया ना. तो दोस्तों व्हाट LIC इज डूइंग इज फैंटास्टिक जॉब. लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि LIC का इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करते, बहुत सारा एडवाइस देते हैं. क्यों बोलता हूँ दोस्तों कि हम लोग ये बहुत बहुत अलग लेवल का खेल खेल रहे हैं. वो लोग कुछ अलग सोचते हैं, अलग कहते हैं, हमारा खेल कुछ अलग है, वो समझ नहीं पा रहे. प्राइवेट इन्वेस्टर जो है या फिर कोई पब्लिक है या कोई इंस्टीट्यूशन है या म्यूचुअल फंड है, उनका आउटलुक 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है. लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट आउटलुक ये 15-20 साल का नहीं है दोस्तों. हमारा इन्वेस्टमेंट आउटलुक 40 साल का है, 50 साल का है, 100 साल का है. क्योंकि हम लोग होल लाइफ पॉलिसी भी बेच रहे हैं, गारंटेड एन्युटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जीवन शांति बेच रहे हैं, अक्षय बेच रहे हैं. तो हमारा इन्वेस्टमेंट आउटलुक आगे 100 साल का है. ये लोग तो सिर्फ 5 या 10 साल या 15 साल का सोच रहे हैं. हमारा इन्वेस्टमेंट आउटलुक उतना नहीं है, हमारा बहुत लंबा है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्रिकेट का अगर खेल देखते हैं तो क्रिकेट में बाउंड्री के बाहर बॉल जाता है तो 4 या 6 हो जाता है. वही अगर फुटबॉल में बॉल फेंस के बाहर अगर बॉल जाता है वो आउटसाइड हो जाता है. हम लोग दोनों अलग गेम खेल रहे हैं, वो लोग समझ नहीं पा रहे हमारा गेम. इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं. लेकिन दोस्तों देखो, हमारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना सेफ है. और हमने अच्छा किया जो हम लोग ने ये शिफ्ट कर दिया कंसिडरिंग दिस करंट मार्केट सिचुएशन. देन नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स, जो हमारा एक पार्किंग प्लेस है, नॉट इन्वेस्टमेंट है. एक टेम्पररी हमारे पार्किंग प्लेस होता है जहाँ पर हम इन आउट करते हैं. देन डिबेंचर एंड बॉन्ड्स ऑफ कंपनीज. देन इनिशियल कैपिटल ऑफ UTI, दैट इज 228 crores. सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर्स 25,152 crores. जो देखो कितना हो गया, पहले 0.04% था,
119 करोड़ था, अभी 25,152 हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ IDBI इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट सिमिलर है ऑलमोस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर में हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अदर इन्वेस्टमेंट से 1,18,000 जो प्राइवेट कंपनीज में हमारा इन्वेस्टमेंट है। एंड देन दोस्तों कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड सबस्टैंडर्ड एसेट्स। ये है 14,414 crores. Can anyone tell me what is the percentage of this provision of total portfolio? कितना परसेंटेज है? Only 0.52%. Only 0.52%. कितना जबरदस्त LIC काम कर रही है, फैंटास्टिक काम कर रही है। जबकि हम लोग आज देख रहे हैं बड़ी बड़ी बैंक्स, ये जो NPA है ना, इसको टोटल पोर्टफोलियो का 8%, 10% के अंदर रखने के लिए भी बहुत स्ट्रगल कर रही है। कितने सारे फॉरेन बैंक्स है जो ट्राई कर रही है कि उनका NPA 10% के नीचे आ जाए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। और हमारा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, LIC कितना अच्छा काम कर रही है। टोटल पोर्टफोलियो कितना है? 27,53,549. Out of that, only 0.52% is our NPA. जो भी मीडिया में आता है वो बातें मत जाना, ये फैक्ट एंड फिगर अपने साथ में रखो तो कॉन्फिडेंस आएगा। मीडिया तो ऐसे ही बोल रही है कि इतना NPA चला गया, उतना NPA हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये ऑडिटेड बैलेंस शीट के फिगर्स है, ये ऑडिटेड फिगर्स है, ये कहीं से उठा के नहीं लाए। These are all audited figures. So believe in this and believe in LIC's investment department. Okay. So let's move on to next slide. Here is this analysis of income and expenses. Analysis of income and expenses of LIC of India 1819. जो भी LIC ने इनकम अर्न किया और जो भी खर्चा किया, जो भी स्पेंड किया, वो किस प्रकार से किया देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है ये TPI, that is total premium income, that is 3,37,185.40 crores। एंड इन्वेस्टमेंट इनकम देखिए 2,21,573 crores, which has shown growth of कितना 6% growth compared to previous year। दोस्तों इतना टफ इन्वेस्टमेंट सिनारियो में LIC has given growth in investment income, तो क्या काबिल तारीफ नहीं है? जहाँ कितनी सारी कंपनियां स्ट्रगल कर रही है इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करने में, ये यील्ड नहीं है दोस्तों, 6% यील्ड नहीं है। इट इज ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम ओवर प्रीवियस ईयर। पहले 2,08,000 था, आज कितना हो गया? 2,21,000 करोड़। ये हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया जो पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है इन दिस टफ सिनारियो। नेक्स्ट इज अदर्स एंड फेयर वैल्यू चेंज इन लिंक्ड फंड, ये है प्लस में आ गया। तो 2025 ये फेयर वैल्यू चेंज क्या है दोस्तों? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ असेट्स है जिसका ओपनिंग वैल्यू होता है और एक क्लोजिंग वैल्यू होता है। तो क्या लिया जाए? बिगिनिंग ऑफ द ईयर का वैल्यू लिया जाए कि क्लोजिंग ऑफ द ईयर का वैल्यू लिया जाए? क्योंकि ड्यूरिंग दिस ईयर देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द वैल्यू ऑफ दिस असेट्स। तो क्या करते हैं? एवरेज मेथड अडॉप्ट करते हैं और एवरेज मेथड अडॉप्ट करने का एक फेयर वैल्यू निकालते हैं। और फेयर वैल्यू प्रीवियस ईयर के वैल्यू में कुछ प्लस है, माइनस है। अगर कम है तो माइनस होता है, अगर ज़्यादा है वो प्लस हो जाता है। तो ये तीनों का टोटल मिलके कितना हो गया? 5,60,784 crores। दिस इज अवर टोटल इनकम। 5,60,784 crore इज अवर टोटल इनकम। अभी इसमें से क्या किया? पॉलिसी होल्डर को भी कुछ पेमेंट करना होता है हमें हर साल, मैच्योरिटी का, SB का, डेथ का, क्लेम्स का, सरेंडर का, जो भी है। ये पॉलिसी होल्डर पेमेंट्स 2,50,936 दे दिया। उसके बाद आ गया मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर कितना था? 48,369 crores
और ये साल भी ऑलमोस्ट सेम है, ओनली 0.002% प्लस है। दोस्तों आप जानते हैं LIC का बिजनेस बढ़ रहा है, LIC का इनकम बढ़ रहा है, तो LIC का एक्सपेंस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो उतना नहीं बढ़ा है। आप देखो एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ते जा रहा है, एजेंट का कमीशन बढ़ते जा रहे हैं, बोनस देते जा रहे हैं, अदर ओवरहेड्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो तो बिजनेस के साथ भी बढ़ना चाहिए ना। लेकिन देखो कितना कंटेन करके रखा है, वो सिर्फ ओनली आउट ऑफ टोटल इनकम 14.38% है, दैट इज लेस देन प्रीवियस ईयर। इतना एफिशिएंटली हमारा कंपनी LIC रन कर रहा है, कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस फॉर होम, फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिसी होल्डर ओनली, क्योंकि एक्सपेंस कम होगा तो बेनिफिट तो पॉलिसी होल्डर को पास ऑन होने वाला है बोनस के रूप में। ओके, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एक क्वेरी है, एड्रेस करता हूँ अभी। फेयर वैल्यू वो है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ एसेट्स है जिसका बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक वैल्यू होता है और एंड ऑफ द ईयर एक दूसरा वैल्यू होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम लोग क्लोज करेंगे तो कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का वैल्यू लेना चाहिए कि क्लोजिंग ऑफ द ईयर का वैल्यू लेना चाहिए, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा चेंजेस होगा, ड्यूरिंग द ईयर में बहुत सारा वॉलेटिलिटी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो असेट का जो भी वॉलेटिलिटी है, जो भी चेंजेस आ गए वैल्यू में, उसको हम लोग एवरेज मेथड से एवरेज आउट करेंगे उस चीज़ को और उसका एक फेयर वैल्यू निकालेंगे। वो फेयर वैल्यू प्रीवियस ईयर के एसेट वैल्यू से कम होगा तो माइनस आएगा और ज़्यादा होगा तो प्लस में आएगा। तो दिस ईयर इट वॉज प्लस, दैट इज 2025। माइनस होगा तो देखो पिछले साल उसका अकाउंट के माइनस में गया। तो ये सब अकाउंट करके हमारा जो ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो है दैट इज 14.38%। ये बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है LIC का। क्यों बोलता हूँ दोस्तों, जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स है ना इंश्योरेंस में, दे आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन 19% कॉस्ट ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो, 20% they are struggling, and we are managing this big show below 15%। good round of applause should be due to our LIC of India। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है और ये सब हमको हमारे कस्टमर को बताना है, एजेंट्स को बताना है। Do you agree with me? Yes, thank you अभय जी। ये कन्वे करेंगे हम लोग, यस, वेरी गुड, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू प्रफुल्ला जी। Let's move on to the next topic because we are approaching our time। Close this, okay, remove this again। So very important topic now we are going to cover, how surplus is arrived at। Please friends now concentrate। अभी हम लोग देखेंगे LIC जो सरप्लस देती है वो उसको कैसे अराइव करती है और कस्टमर के पास हमको कैसे लेके जाना है उसको, उसके बेनिफिट के स्वरूप में ये उसको सरप्लस कैसे दिया जाता है। देखिए ये हमारा 2018-19 का फिगर है, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखा हमारा टोटल इनकम था 5,60,784 crore। दिस use annotation, दिस इज आवर टोटल इनकम। अभी ये इनकम में से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिसी होल्डर का जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस करेंगे, 2,50,936 crore। ये क्या है, हमने जितना भी इनकम जनरेट किया उसमें वो साल में हम लोग ने जितना भी पॉलिसी होल्डर को पेमेंट कर दिया, मैच्योरिटी क्लेम के स्वरूप में, डेथ क्लेम के स्वरूप में, सरेंडर के स्वरूप में, SB के स्वरूप में जो भी पेमेंट किया दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिसी होल्डर एक्सपेंसेस, 2,50,936 crore। ये पेमेंट कर दिया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा दैट इज 48,493 crore। जो भी खर्चा हुआ वो भी कर दिया, ये इनकम में से ही कर दिया। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस करेंगे एंड वी विल गेट दिस फिगर दैट इज इनकम ओवर एक्सपेंसेस। नॉर्मल बिजनेस टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसको प्रॉफिट्स बोलते हैं बिजनेस में, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में इसको बोलते हैं इनकम ओवर एक्सपेंसेस। जब इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं इनकम ओवर एक्सपेंसेस। ओके,
इसके बाद ये एक फिगर है 35,691 करोड़, दिस इज प्रोवाइडेड। ये वो फिगर है, ये प्लस में आया है। जैसे हम लोग ने देखा था, हम लोग सॉल्वेंसी मार्जिन में या फिर एस्टिमेटिंग लायबिलिटी में एक मैड था, मार्जिन फॉर एडवर्स डिविएशन, जो हम लोग प्रोवाइड करके रखते हैं कि समझो कुछ एडवर्स सिचुएशन आ गया तो वी शुड कीप सब फंड असाइड टू मीट आउट दोस एडवर्सिटीज। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो हम लोग उसको फिर से इनकम में ऐड कर सकते हैं। तो दिस ईयर क्या हो गया, 35,691 करोड़ ऐड हो गया इन अवर इनकम। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 261 करोड़ को और ये 35,000 करोड़ को ऐड करेंगे और इसमें से हम लोग लाइफ फंड में ये एडिशन करेंगे 2,43,835 करोड़। अब ये 2,43,835 करोड़ क्या है, लाइफ फंड में हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। ये हमारा फ्यूचर लायबिलिटी है फॉर दिस ईयर्स न्यू बिजनेस इंक्लूडिंग प्रीवियस लायबिलिटीज। ये ऑल पॉलिसीज को मर्ज करेंगे अप टू लास्ट पॉलिसी नंबर। हम लोग क्या करेंगे, इसको अकाउंट करेंगे कितना कितना पे आउट करना चाहिए, उसमें से ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये साल कितना प्रोवाइड करना चाहिए, वो फिगर आ गया है 2,43,835 करोड़। हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइफ फंड में ऐड कर देंगे। दैट इज लाइफ फंड मतलब हमारा पॉलिसी होल्डर फंड, जो हम लोग ने देखा था सोलेंसी रेशियो में, मैथमेटिकल रिजर्व्स में हम लोग उसको क्या करते हैं, अगेन उसको रिजर्व में डाल के रखते हैं। उसको रिजर्व में डालने के लिए यहाँ से हमको प्रोविजन तो करना पड़ेगा एवरी ईयर। दैट इज दिस 2,43,835 करोड़ हम लोग क्या करेंगे, लाइफ फंड में ऐड कर देंगे। अभी क्या होगा दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इनकम ओवर एक्सपेंसेस था, ये प्रोवाइडेड था, ये दोनों को प्लस करेंगे और इसमें से ये जो फिगर है 243 माइनस करेंगे। तो 243 माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट इज सरप्लस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द सरप्लस विच लास्ट ईयर वी हैव डिक्लेयर्ड फॉर अवर पॉलिसी होल्डर। सही बात है, यस और नो? ये हमने फिगर अनाउंस किया लास्ट ईयर 53,211 करोड़, ये हमने अनाउंस किया लास्ट ईयर। दिस इज सरप्लस डिक्लेयर्ड बाय LIC। ओके, अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 5% हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका 5% आ गया 2,661 करोड़ हम लोग ने, हमारे जो मालिक है, हमारे जो शेयर होल्डर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको हम लोग ने इसका पे आउट कर दिया। एंड बैलेंस इज गिवन टू 95% टू पॉलिसी होल्डर बाय वे ऑफ बोनस। दोस्तों यहाँ तक आप सभी लोग मेरे साथ में हैं। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी गुड, अभी हमें ये जानना है कि कस्टमर को ये सब क्या कन्वे करना है, ये हम लोग क्यों जान रहे हैं। दोस्तों कोई मुझे रिप्लाई करेगा कि ये जो बैलेंस 95% है 53,000 में से, हम किसको देने वाले हैं? कैन एनीबडी रिप्लाई इन चैट बॉक्स? कैन एनीबडी रिप्लाई? पॉलिसी होल्डर, वेरी गुड। पल्लवी मैडम थैंक यू, दत्ताराम जी थैंक यू, विनय जी थैंक यू, रूपा जी, यस पॉलिसी होल्डर को देने वाले, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो इसका मतलब है इसमें से जो भी रेसिजुअल बचेगा, वो तो पॉलिसी होल्डर को ही जाना है और किसी को जाना नहीं है। तो हमारे पॉलिसी होल्डर कितने हैं? दे आर मोर देन 29 करोड़। 29 करोड़ से ज्यादा तो पॉलिसी होल्डर है। तो एक बात ये स्लाइड से हमको समझ में आ गई है कि LIC इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन। सभी लोग म्यूचुअल ओनर है, इसमें गवर्नमेंट भी है और पॉलिसी होल्डर भी है, सभी लोग म्यूचुअल ओनर है। ये 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर आर द म्यूचुअल ओनर ऑफ दिस कंपनी। तो ये जो सरप्लस है, ये क्या हो गया, एक प्रकार से बिजनेस का प्रोसेस हमको वापिस आ रहा है, ये सभी लोगों को जा रहा है। ये आपको कस्टमर को बताना है, सर ये जो भी बचेगा ना सर आपको ही आने वाला है और किसी को नहीं जाने वाला है। ये सिर्फ गवर्नमेंट को जाएगा 5%, बाकी 95% तो आपको ही आने वाला है और किसी को नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा एक्सरसाइज होगा, हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे LIC में, प्रीमियम देंगे। अगर प्रीमियम दे रहे हम लोग, अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसको सम एश्योर्ड प्लस बोनस जा रहा है, तो उसके लिए तो आर्थिक संरक्षण हो रहा है। लेकिन भगवान की कृपा से अगर मुझे कुछ नहीं होता है
तो बचा हुआ जो भी सरप्लस है वो मुझे ही आ रहा है और कहीं नहीं जा रहा है, वो भी 95% आ रहा है, ना कि सिर्फ 5-10%। तो गारंटेड सोर्स से मेरे को 6%, 9%, 6%, 7% तो आ ही रहा है, वो आएगा ही, वो कहीं नहीं जाएगा। गवर्नमेंट को 5% देने का स्टेप तो मुझे ही आने वाला है। तो दोस्तों कस्टमर को बताओ तो सर ये बिजनेस में हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, आप भी इन्वेस्टमेंट करो। आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न पाएंगे। आपका कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा उतना सरप्लस ज़्यादा आपको आएगा। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कोई एक बिजनेस बताओ मुझे जिसमें गारंटी हो कि प्रॉफिट आएगा ही आएगा। एक बिजनेस बताओ कोई है दुनिया में जिसमें गारंटी हो कि प्रॉफिट आएगा मुझे, और वो भी मेरा कैपिटल सेफ्टी के साथ। कोई एक बिजनेस बताओ जिसमें कैपिटल का सेफ्टी है। कोई एक बिजनेस है दुनिया में दोस्तों, टेल मी, जहाँ पर मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड है। ओहो, व्हाट हैपन? शेयरिंग स्टॉक, ओके। Am I back online? हेलो, थैंक यू। कोई एक बिजनेस है जिसमें मेरा कैपिटल सेफ रहेगा। समझो मैंने कोई एक वेंचर आउट किया है जिसमें बोल सकता हूँ भाई बिजनेस में कुछ भी हो लेकिन मुझे मेरा कैपिटल सेफ चाहिए, अगर लॉस होगा तो भी मुझे मेरा कैपिटल मिलना चाहिए। कोई बिजनेस नहीं, कोई ऑफर नहीं करेगा, LIC ऑफर कर रही है सर आपका कैपिटल सेफ रहेगा और आपको गारंटी 6% आएगा ही आएगा। और अगर समझो दुर्घटना से आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली की सुरक्षा भी हो रही है। दैट इज वाई दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू एग्री विथ मी? दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, थैंक यू। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन टू योर कस्टमर कि आपका पैसा आपके पास ही वापस आ रहा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। बैलेंस शीट, नाउ विल मूव फास्ट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखो सर कितना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है अपना, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। टोटल देखो सर कितना है, 30,55,612 करोड़ का बैलेंस शीट है LIC ऑफ इंडिया का। आमतौर पे अगर कोई बिजनेस का बैलेंस शीट हो तो उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी एंड असेट्स बोलते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में होता है लायबिलिटी होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होता है असेट्स। ये दो कैटेगरी हो जाती है। नॉर्मल बैलेंस शीट से अपना बैलेंस शीट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सर टोटल देखो कितना है, 30,55,612 करोड़। इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस बैलेंस शीट दैट आई वांट टू शो यू, जस्ट वन थिंग इज द मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना है दोस्तों, कोई चैट बॉक्स में टाइप करेगा कितना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस? 0। 30 लाख करोड़ का बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस 0। कोई बैलेंस शीट ऐसा देखा है? देखो दोस्तों हम सभी लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं, जब सोसाइटी का AGM होता है ना, सबसे पहले नजर जाती है मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना दिखाया कमेटी ने, जाती है कि नहीं? और यहाँ देखो 30,55,612 करोड़ के बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज 0। दैट मीन्स each and every rupee is accounted in this balance sheet. There is no fraud, there is no doubt, there is no suspicions at all about the accounting. You should give a big round of applause to LIC for doing this thing. Wonderful job. ये वो जबरदस्त काम कर रही है लोग, आप मानते हैं कि नहीं? Yes or no? And one more thing I want to show you is this borrowing. कितना है? 0। 30 लाख करोड़ अपना ही पैसा है, किसी से बोरो नहीं किया है, ये अपना ही पैसा है पूरा टोटल। किसी को 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं देना है। इसका मतलब सेठ कौन है, देने वाला है लेने वाला? देने वाला। हम लोग दे रहे हैं, लोगों को एडवांसेस दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं, लेकिन हमने कभी 63 साल में कभी किसी से कुछ लिया नहीं है। दैट इज वाई दिस बोरोइंग्स फिगर्स इज 0। ओके फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी हैव टू शो टू योर कस्टमर, every rupee is accounted and borrowings are 0। तभी तो विश्वास आएगा कस्टमर को कि बहुत अच्छा कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है। ओके ओके, सो दोस्तों टेक्निकल पार्ट ऑलमोस्ट हम सभी ने कवर किया। धन्यवाद देता हूँ सभी को, मुझे कोऑपरेट किया और अंडरस्टैंड करने में मेरी भी मदद की ये सब टॉपिक को।
लेकिन अभी हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्या देखा है, थियोरी पार्ट देखा है। ओके, थियोरी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सिर्फ जैसे हम लोगों ने कहा कस्टमर को बोलते रहेंगे चिंता ना करना, ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, ब्रांड अच्छा है, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, विश्वास रखो, भरोसा रखो, नहीं, हमारे पास कुछ फैक्चुअल फिगर्स भी होने चाहिए जो हम लोग ने देख लिए, जिससे हमको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन क्या कस्टमर के सामने हमको इतना समय मिलता है बात करने का? क्या वो अपने लोग आके बात कर सकता है इतनी देर? नहीं कर अंडरस्टैंड। देखो अभी हम लोग इतने साल से एलआईसी में, ये अंडरस्टैंड करने हमको कितने साल लग गए। तो ये सब कन्वे करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। बोलते हैं ना, एक पिक्चर सेज 1,000 वर्ड, वही एक ग्राफ पूरा 20 साल का 50 साल का स्टोरी एक पेज में हमको कंसल्ट करके बता सकता है, पूरा स्टोरी। और वो हमको कैसे प्रेजेंट करना है, ड्रामेटिकली प्रेजेंट करना है, ना कि एक ऐसे थ्योरेटिकल वे में। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जैसे कि सर सभी लोग देख रहे हैं, एवरी ईयर सिंस 2014 हमारा जो इनकम है वो बढ़ते जा रहा है। 2014 में 3,80,000, देन 4,07,000, 16 में 424, 2017 में 492, उसके बाद 18 में 523 एंड लास्ट ईयर 5,60,784 करोड़। ज़्यादा इनकम मतलब ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी, हम लोग मार्केट को कमांड कर सकते हैं। कैश इज द किंग, जिसके पास कैश है ना दोस्तों वो किंग होता है, और हमारे पास इतना कैश है, हम लोग मार्केट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जब भी मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, नीचे चला जाता है, हमें एक प्रकार से एक रिक्वेस्ट आती है कि मार्केट को उठाओ। क्यों बोलते हैं? उसी को बोलेंगे ना जिसके पास कैश है, जो कैपेबल है, उसी को बोलेंगे ना कि उसको बोलेंगे जिसके पास कैपेसिटी नहीं है। यू हैव गॉट दिस मच कैपेसिटी। हम लोग को मार्केट में क्या करते हैं, अच्छे अच्छे सेट को बहुत कम दाम में खरीदी कर लेते हैं उस समय में। क्यों? किसके बलबूते के ऊपर? ये इनकम जो हमारा है बहुत स्ट्रांग है। हमारा इनकम जितना है ना दोस्तों, कितने सारे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है स्टॉक मार्केट में, एक्सेप्ट बारिंग फ्यू एग्जांपल्स, जैसे इन्फोसिस है, एचडीएफसी है, टीसीएस है, आईटीसी है, ये सब को छोड़ के ना कितने सारे कंपनी का तो मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं जितना हमारा एक साल का इनकम है। ये तो इनकम है, और रोज 2,500 करोड़ तो हम लोग को प्रीमियम कलेक्शन के जरिए रोज काउंटर पे आ ही रहा है। ये हम लोग एड ऑन करते ही जा रहे हैं और ये बढ़ते जा रहा है इनकम, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये कस्टमर को कन्वे करो। नेक्स्ट इज लाइफ फंड 28,28,000 करोड़। जैसे हमने देखा था कि इंश्योरेंस कंपनी दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक शेयर होल्डर अकाउंट और एक पॉलिसी होल्डर अकाउंट। ये पॉलिसी होल्डर अकाउंट में कितना है, 28,28,000 करोड़। अभी ये चलो लाइफ फंड कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है देखते हैं। यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, जैसे हम लोग ने देखा पिछली बार कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 66% और इक्विटीज में 16%, ओनली 16%। क्यों? वी आर अलाउड टू invest up to 25% of our total life fund, but what we are doing, we are only investing in 16%। क्यों? क्योंकि हमको पॉलिसी होल्डर के पैसे की सेफ्टी की ज़्यादा चिंता है, हम लोग इसके लिए केयर करते हैं, इसलिए हमारा जो डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत वाइसली लिया जाता है, ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलो चलो इसमें इन्वेस्ट करो, ऐसा हम लोग नहीं करते। हम लोग एक्टिवली उसको मैनेज कर पा रहे हैं। आप देखें तो ये परसेंटेज कितना है, 16.6%। ओके, और इसी के अंदर हम लोग मोर देन 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। मोर देन 500 कंपनीज में हम लोग का इन्वेस्टमेंट है। अगर पर कंपनी हम लोग इसका एवरेज निकाले तो इट इज़ नॉट मोर देन 0.03%। एक कंपनी में इससे ज़्यादा हमारा एक्सपोजर नहीं है अगर पर कंपनी हम लोग निकाले। और इसी के लिए इतना शोर किया जाता है कि आईडीबी में क्यों डाला, यहाँ क्यों डाला, वहाँ क्यों डाला, वो तो हमारे लिए सर निग्लिजिबल अमाउंट है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा प्रॉब्लम तो अलग है, हमारे पास कैश इतना है, उतना मार्केट में माल नहीं है, माल नहीं है उतना मार्केट में, हम लोग उतना एक्सपोजर नहीं ले सकते। हमको आईडी से रेगुलेशन आता है, वी हैव रिच थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपनी, हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि रोज 2,500 करोड़ तो आ रहे हैं, उसको डाले कहाँ पर, ये हमारे सामने सवाल है। और लोगों का प्रॉब्लम कुछ अलग है, हमारा प्रॉब्लम कुछ अलग है, हमारे पास कैश ज़्यादा है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड।
चलो ये तो इनकम हो गया, रिफंड हो गया। हमारा असेट भी देखो वो कुछ कम नहीं है। दिस ईयर वी हैव टच 31,11,847 crores and mind you all this is what book value and not market value। अगर मार्केट वैल्यू से इसको हम लोग, आप सभी जानते हैं हमारा रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट है, कितने सारी बिल्डिंग्स हम लोग ओन करते हैं इन ऑल मेट्रो सिटीज। अगर उसका आज मार्केट वैल्यू निकाला जाए तो कितना बढ़ जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स हैव आई थिंक रिच द मिनिमम 1 रुपी लेवल इन आवर बुक्स, बट उसका मार्केट वैल्यू का अगर करेक्शन करने जाए तो कितना बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी तो कम नहीं है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। असेट्स देन सरप्लस, जैसे हम लोग ने देखा 53,000 crores हम लोग ने लास्ट ईयर डिक्लेयर किया। 1962 से हम लोग अगर ग्राफ देखें तो एवरी ईयर ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है, कभी इसने डिक्लाइन नहीं दिया है, ना कि निगेटिव वेरिएशन दिया है। दोस्तों दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, फाइनेंशियल कंपनी हो, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसने लगातार 63 इयर्स तक पॉजिटिव सरप्लस दिया है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है इस दुनिया में। देयर इज ओनली LIC विच इज गिविंग continuously 63 years positive surplus। big round of applause to our company। वो जबरदस्त ताली होनी चाहिए इनके लिए, वो जबरदस्त काम कर रही है। कोई एक कंपनी नहीं है। मैं बोलता हूँ आपको, एप्पल द फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस 1 trillion मार्केट कैपिटलाइजेशन, they also gave negative surplus। IBM, Microsoft all gave, but it is only LIC which is giving continuously positive surplus for last 63 years। ये हमारा पॉपुलेशन बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 29 crores टोटल पॉलिसी प्लस 12.09 crores ग्रुप लाइव्स। ये हमारा स्ट्रेंथ है, इतने लोग जुड़े हैं हमसे, इतने लोग हम सुरक्षा दे रहे हैं, इतने लोगों को हम लोग अच्छा रेट कमा के दे रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो an इंटरनेशनल कंपनी, वी आर हैविंग आवर इंटरनेशनल ऑफिसेस, बिजनेस ऑफिसेस इन ऑल दिस कंट्रीज। अगर आप इसमें देखेंगे तो बहरीन का जो है, बहरीन दिस थर्ड LIC इंटरनेशनल बहरीन, $434 million इधर अपना इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। एज यू नो इट इज़ अ वेरी रिजिड नेशन, लेकिन विल बी हैप्पी टू नो कि यहाँ पर जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें से LIC ने डिक्लेयर किया बोनस रेट इज द हाईएस्ट बोनस इन बहरीन। इन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री LIC इज गिविंग द हाईएस्ट रिटर्न। सो हमारा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो लोग का MNC है, हमारा इंडियन कंपनी, वी आर इंटरनेशनल कंपनी। हमारा इन्वेस्टमेंट देखो सोशल सेक्टर में कितना है, वी आर इन्वेस्टिंग इन एवरी 5 year प्लान, हर 5 year प्लान में हमारा इन्वेस्टमेंट है। ऑलरेडी हम लोग ने 7 लाख crores 5 year प्लान में इन्वेस्ट कर चुके हैं। कितना, 4.5 लाख करोड़, और 11 5 year प्लान में 7 लाख crores हम लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश का कोई भी नागरिक 1 मिनट के लिए भी LIC की सहायता के बगैर नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। चाहे वो रोड्स हो, रेंज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, एवरीथिंग LIC हैज इन्वेस्टेड एंड गिवन इट्स कंट्रीब्यूशन एवरीवेयर। 1 मिनट के लिए भी हम लोग LIC की सहायता के बगैर नहीं रह सकते। अगर सोचो 6.5% आपको LIC के पॉलिसी से रिटर्न मिल रहा है, 6.5% रिटर्न मिल रहा है, तो आप सोचो ये सुविधा जो आप हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं LIC की बदौलत, उसका IRR निकाला जाए तो कितना आएगा। पॉलिसी होल्डर होके आप ये 6.5% रिटर्न तो ले ही रहे, लेकिन एक नागरिक के तौर पे ये सुविधा भी तो एंजॉय कर रहे। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये 6.5% में एक हाइपोथेटिकल फिगर ऐड करना चाहिए सुविधा का, तो कितना करना चाहिए। 6.5% प्लस अगर करना चाहिए तो कितना करेंगे हम लोग, आप बताओ हाइपोथेटिकल फिगर। चलो ठीक है, इतना होने के बावजूद भी अगर कोई चाहता है कि मैं मुझे प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्राइवेट कंपनी का पॉलिसी लेना चाहिए, तो जरूर ले ले सर, हमको कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उधर भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। वी आर एक्सपोज देयर ऑल्सो। ऑल होल्डिंग कंपनीज ऑफ ऑल होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी जितना भी है उसका जो होल्डिंग कंपनी इंडिया में, वहाँ पर हमारा एक्सपोजर है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। अगर वो लोग कुछ प्रॉफिट जनरेट कर दे, इट विल कम बैक टू अस ओनली, और कहीं नहीं जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा।
तो क्यों सर इनडायरेक्ट ले जा रहे हो, डायरेक्ट आके हम ही ज्वाइन कर लो। अगर ये सब आपको सुविधा एक ही जगह पे मिल रही है तो मेरा ये कहना है अभी से डेवलपमेंट ऑफ एजेंट एंड कस्टमर से हमारा ब्रीद वाक्य हमारा ऐड आता है LIC है तो कहीं और क्यों जाना दोस्तों, LIC के पास ही आ जाओ। Thank you very much, friends. I end my session over here. I thank one and all for joining me, and it was a wonderful session. I once again thank all the leaderships of Mumbai Division 3 and Thane Division 3, and all the friends, all the coordinators who managed this show. Special thanks to Praveen Bosle, who was technically handling all these things behind the screen. He was doing all these things. I thank you one and all once again. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू तुषार सर। आपने बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लिया आज, और इतने कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट थे इतने आसानी से आपने समझाए। LIC का पोर्टफोलियो एक्चुअली पढ़ना अलग है और आपसे समझना अलग है। तो वंडरफुल वंडरफुल आपने जिस तरीके से समझाया, मतलब ऐसा लग रहा था कि गोपीनाथ सर के मुंह से सुन रहे हैं। अरे Great. अरे यस ये यस, तो जो है वो बड़ी है। बात हो गई। जी। नॉट लाइक दैट, वो आपका- लेवल हम लोग नहीं रीच कर सकते। आई जस्ट ट्राई टू व्हाट आई कन्वे टू यू ऑल व्हाट आई हैव लर्न, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम आवर ग्रेट गुरु गोपीनाथ सर। यस सर, यस ट्राई माय सर, बेस्ट। यस सर, आपका जो एफर्ट है ये सब सेशन में दिखता है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आवर जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर अभिजीत परालकर टू कम ऑनलाइन। अभिजीत, unmute Yes, केलं yes, तुम्हाला। yes. I'm online. Yeah. Good evening, all comrades. Shubha Sandhyakal. Respected Mr. Tushar Parabji, most valued speaker for today evening. It's really a privilege to have been asked to propose vote of thanks on behalf of Mumbai Division 3 and Thane Division. I would like to thank you him from the bottom of my heart for taking out his precious time and sharing his views, ideas, his findings through the PPT and his opinion today. मस्त धमाल आली, खूप चांगलं सेशन होतं. मला वाटतं असे सेशन्स दररोज झाली पाहिजेत. तर थँक्यू सर. तुम्हाला खूप जणांनी मेसेज केलेले आहेत की तुम्ही ती PPT शेअर करा. हो, उद्या करतो मी। तुम्ही ती PPT व्हॉट्सअपवर किंवा कसंही तुम्ही ती शेअर करा. मेलवर पण तुम्ही शेअर केली प्रवीणला किंवा सुशांतला. सुशांतजीला मी करतो शेअर किंवा प्रवीणला करतो। Please. Thank you, sir, for taking out your precious time today and coming online. Yes, thank you. Would like to special mention over here name of our General Secretary, Mr. Sushant Wagmare. उनके वजह से उनको ये आइडिया आई थी एक 5-6 दिन पहले कि जूम पे एक वेबिनार अरेंज करेंगे, तो उसके साथ कोलैबोरेट भी किया ठाणे डिवीजन ने, तो उनका भी धन्यवाद। और हमारे मुंबई डिवीजन के सभी ऑफिस बेरर्स का धन्यवाद कि इतने अच्छे से आज ये सेमिनार वेबिनार अरेंज किया है। Would also like to appreciate all the participants today to taking out their precious time and coming online for this seminar. मला वाटतं 2 तास खूप जणांना पहिल्यांदा थोडंसं लांबल्यासारखं वाटत असेल, मला पण वाटलंच, पण ठीक आहे। उद्या पण आम्ही सेम सेमिनार एक अरेंज करणार आहोत सेम टाइमला, फक्त स्पीकर आमचे वेगळे असणार आहेत। उद्या आम्ही अमरजी पापडना बोलवणार आहोत। ते नंबर 1 रिक्रुटर आहेत डिव्हिजन, त्यांचं जे डिव्हिजन आहे त्या डिव्हिजन मध्ये नंबर 1 रिक्रुटर आहेत, तर ते उद्या येणार आहेत आणि हाऊ टू रिक्रूट एजंट्स इन लॉकडाऊन याच्याबद्दल आपल्याशी बोलणार आहेत, संवाद साधणार आहेत। सेम टाइम आहे। तुम्हाला लिंक जी आहे ती थोड्या वेळाने फॉरवर्ड केली जाईल, पासवर्ड पण कदाचित तोच असेल, लिंक तुम्हाला फॉरवर्ड केली जाईल। अजून एक गोष्ट, प्लीज बाहेर पडू नका, ओनली इफ इट इज नेसेसरी बाहेर पडा, नाहीतर प्लीज स्टे होम, बी सेफ, बी कोरोना फ्री। थँक यू ऑल। थँक यू फ्रेंड्स। थँक यू सर। थँक्यू तुषार सर। आता आपण ही मीटिंग एंड करतोय। ओके, सगळ्यांना याच्या फाइल्स वगैरे मिळून जातील, रेकॉर्डिंग पण मिळेल। आपण मीटिंग एंड करतोय। थँक्यू सर। Thank you very much. Thank you so much.
पुढंच नाही पेशंट जर भेटला ना काय खरं नाही तुषार, वाट लागते can you hear me? वाट लागते